तो हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक माउंटेन के ऊपर से, जहाँ पर बर्फ पड़ी होती है। वहीं पर एक नदी होती है जो कि बर्फ की वजह से बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी है, और यहीं पर नदी के बीचों बीच हमारे हीरो को दिखाते हैं जिसका नाम मिंग है। मिंग उस नदी के ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पर बॉडी कल्टीवेशन के मेथड को अप्लाई कर रहा है, क्योंकि मिंग अपनी बॉडी की की कल्टीवेशन को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी की कल्टीवेशन वाली नर्व्स को किसी ने काट दिया है। और ये किसने किया है ये आपको आगे थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। बर्फ गिरने की वजह से वहाँ पर नदी का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। खून को जमा देने वाले ठंडे पानी में मिंग यहाँ पर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो पानी के अंदर पंच मारता है और कहता है, मैंने किसी से सुना है कि अगर हम अपनी बॉडी कल्टीवेशन की टेक्निक को परफेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमें की गैदरिंग राम की जरूरत नहीं पड़ती, हमें की को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। बॉडी कल्टीवेशन से ही हम ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। मिंग पानी से बाहर निकल आता है। उसके कपड़ों पर भी बर्फ पड़ी होती है। वो अपने कपड़ों को झाड़ते हुए पहन लेता है और साथ ही कहता है, हालांकि बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए ये वाला तरीका सबसे ज्यादा क्रूल है और सबसे ज्यादा आसान भी है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। जितना ज्यादा मैं ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करूंगा उतना ज्यादा मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बॉडी कल्टीवेशन के इस मेथड को यूज करने पर अगर हम ठंडे पानी में बैठकर बॉडी कल्टीवेशन की इस टेक्निक को यूज करते हैं तो हम लोग 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। इस बात से मिंग थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, कोई बात नहीं, मेरे लिए 20 साल की उम्र काफी है। मुझे बस अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना है। एक बार मैं अपनी मॉम डैड की मौत का बदला ले लूं, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं 20 साल तक जिंदा रहता हूं या नहीं। मिंग उस ठंडे पानी से निकलकर वापस अपने गांव की तरफ चल आता है, लेकिन जैसे ही वो गली में से गुजर रहा होता है सारे देखने वाले उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और हंसते हुए कहते हैं, जरा देखो तो सही, ये रहा जीनियस मिंग। लगता है ये फिर से माउंटेन के ऊपर ठंडे पानी में बैठा अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहा होगा। पता नहीं इस लड़के को समझ क्यों नहीं आती। ये एक लूजर है और लूजर को लूजर ही रहना चाहिए। चुपचाप बस बैठो, खाना खाओ और सो जाओ। तुम्हें ये सारी हार्ड ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है। मिंग उन सभी की बातों को इग्नोर कर देता है और आगे चला जाता है, और साथ ही वो हमें बताता है कि वो कौन है और आज ये सारे लोग उसके बारे में इस तरह क्यों बातें कर रहे हैं। मिंग कहता है, मेरा नाम मिंग जी है और मैं जी क्लैन में पैदा हुआ। मेरा जी क्लैन इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा क्लैन है। शुरुआत में मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी थी जब मेरे पेरेंट्स जिंदा थे, लेकिन जब मैं 10 साल की उम्र का हुआ तब मेरे पेरेंट्स ने मैपल लीफ सिटी के किसी एक बड़े आदमी से पंगा ले लिया, जिसकी वजह से उस बंदे ने मेरे दोनों पेरेंट्स को, मेरे मॉम और डैड को मार डाला। उन दोनों के मरने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। मैंने बहुत ही मेहनत की, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं, ताकि उनकी मौत का बदला ले सकूं। मिंग कहता है, उस वक्त जब मैंने कल्टीवेशन को स्टार्ट किया था तब मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई हो चुकी थी और मैं वाकई में एक जीनियस था। सभी लोग मुझे जीनियस मिंग कहते थे। आज से तकरीबन 6 महीने पहले तक इस पूरे गांव में, हालांकि मेरे अपने जी क्लैन में भी ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं था जो कि मेरे लेवल का हो, यानी मेरी कल्टीवेशन उन सबसे ज्यादा हाई थी, मेरे बाकी के कजन से भी ज्यादा हाई। इसी वजह से तो सारे लोग मुझे जीनियस मिंग कहते थे। मिंग के 2 कजन है, एक का नाम जेन जिंग है और दूसरे का नाम जेन जियांग है। जेन जिंग बड़ा है। जेन जियांग जेन जिंग से कहता है, अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही महीने में मिंग तुमसे आगे निकल जाएगा। उसकी कल्टीवेशन तुमसे बहुत ज्यादा हाई होती जा रही है। अगर तुमने आज इसको यहाँ पर नहीं रोका तो कल को ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। जेन जिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे लिए मसला बन सकता है। और साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिंग बाहर दरख्त के नीचे आराम से लेटा होता है और इसी बारे में सोच रहा होता है कि मैं अपनी मॉम डैड की मौत का बदला कैसे लूंगा। मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा वीक है, मैं अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, पता नहीं कब मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँगा। वहीं पर लेटे लेटे घास के दरमियान उसकी नजर एक फूल पर पड़ती है। वो एक स्पेशल फूल होता है। उस फूल का नाम रेड ड्रैगन ग्रास होता है। मिंग जल्दी से भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उसे जमीन से उखाड़ लेता है और कहता है, ये वाला पौधा तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मिंग उसे लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अगर मैं इसे सन पाउडर के साथ यूज करता हूँ तो मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मिंग काफी ज्यादा खुश होता है और उस फूल को अपने हाथ में पकड़कर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है और कहता है, चलो वापस चलकर इससे मेडिसिन बनाता हूँ। लेकिन वो वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसके सामने जाओ जिंग होता है। जाओ जिंग अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पर आया होता है। जाओ जिंग उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो। तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया है और तुम यहाँ से भाग रहे हो। मिंग जल्दी से अपने रेड ड्रैगन फूल को पीछे की तरफ छुपा लेता है और उसे कहता है, ब्रदर जी जिंग, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जेंग जिन उसे कहता है, मैंने सुना है कि आजकल इस पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे हैं। बहुत सारे लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि सिर्फ 6 महीने के टाइम में तुम मुझे रिप्लेस कर दोगे। तुम तो मुझसे भी बड़े वॉरियर बन जाओगे क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन दिन ब दिन हाई होती जा रही है।
तो अब तो तुम ये भी कहोगे कि मुझे तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में तुम एक बहुत बड़े स्टार बनने वाले हो। मिंग उसे कहता है, बड़े भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कम्पीट नहीं करना चाहता, मैं तो बस अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ ताकि अपने मॉम डैड की मौत का बदला ले सकूं। ज़ेंग जिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ ताकि फ्यूचर में तुम कभी भी मुझसे कम्पीट न कर पाओ। मिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या करने वाले हो? और साथ ही ज़ेंग जिन अपने लोगों से कहता है, जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को इतना मारो कि इसकी सारी नर्व्स को काट दो ताकि ये फ्यूचर में कभी भी अपनी बॉडी को कल्टीवेट न कर सके। और फिर वो सारे लोग आगे बढ़ते हैं और यहीं पर दिखाते हैं कि उसके ऊपर कोई अटैक करता है जिसकी वजह से मिंग की सारी मेरिडियंस कट जाती हैं। अब मिंग फ्यूचर में कभी भी अपनी बॉडी में की को कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। और यहीं पर हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। मिंग कहता है, ज़ेंग जी तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने मेरी मेरिडियंस को काट दिया ताकि मैं कभी भी की को कल्टीवेट न कर सकूं, और साथ ही तुमने मेरे रेड ड्रैगन फ्लावर को भी चोरी कर लिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से अब मुझे इस तरह के बॉडी कल्टीवेशन मेथड्स को यूज करना पड़ रहा है ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं। मिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ज़ेंग जिन मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं तुमसे भी इस बात का बदला लूंगा। नेक्स्ट सीन जी मैंशन का दिखाया जाता है। जी मैंशन तो काफी ज्यादा बड़ा होता है लेकिन हमारा हीरो मिंग जी मैंशन में नहीं रहता। जी मैंशन के साथ में एक छोटा सा कॉटेज होता है, वहाँ पर हमारा हीरो रहता है और यहीं पर इसके सेकंड कजन की एंट्री होती है जो कि एक नौकर के साथ आता है और ये नौकर ज़ेंग जिन का है। वो नौकर आते ही दरवाजे के ऊपर किक मारता है और दरवाजा खोल देता है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं, जबकि मिंग भी घर के अंदर ही बैठा होता है। उन दोनों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ज़ेंग जियांग उसे कहता है, हेलो मेरे लिटिल ब्रदर, या फिर मैं तुम्हें जीनियस मिंग कहूँ। तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे कपड़ों को देखकर तो लगता है जैसे तुम फिर से उस ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहे थे। तुम्हारे लिए तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। जियांग हंसते हुए उससे कहता है, तुम्हें अपने बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें ये सब कुछ पता होना चाहिए कि कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, कभी भी वो टॉप पर नहीं आ सकता। जैसे एक जूता जो कि हमेशा पाँव में रहता है, उसे कभी सर पे नहीं रखा जाता। जियांग के साथ उसका जो नौकर होता है वो भी काफी बड़ा कमीना होता है। उसने अपने हाथ में एक बाउल पकड़ा होता है जिसके अंदर एक मछली रखी होती है और वो बहुत ही बासी और सड़ी सी मछली होती है। यानी कि वो लोग अपना खाना खाने के बाद जो भी बचा हुआ खाना होता है वो सारा उस बाउल के अंदर रखकर उसके पास ले आते हैं। जियांग उसे कहता है, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया, कचरे के लिए कचरा लेकर आए हैं, जल्दी से इसे खा लो। नौकर उसे कहता है, चलो जल्दी से इसे खा लो, मुझे बाद में बर्तन भी धोने हैं। उस नौकर का नाम सैनर हु होता है। मिंग उसे कहता है, सैनर क्या ये तुम्हारा आइडिया था कि मुझे बचे कुचे खाने और इस तरह के बासी खाने देने का? सैनर उसे कहता है, तो क्या अगर मेरा आइडिया था तो क्या तुम मुझे मारोगे? मिंग आगे बढ़ता है और उस बाउल को उठा लेता है और साथ ही उसके मुंह पर दे पटक मारता है क्योंकि उस बाउल के अंदर मछली रखी हुई थी। मछली के बहुत सारे कांटे उस बेचारे के चेहरे में धंस जाते हैं और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। इस बात से सैनर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए मिंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन मिंग जल्दी से साइड पर हो जाता है और साथ ही अपना घुटना उसके अंडों पर मारता है जिससे उसके अंडे फूट जाते हैं। मिंग गुस्से के साथ उससे कहता है, दोबारा अगर कभी तुम इस तरह का बचा कुचा खाना मेरे लिए लेकर आए तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जियांग चिल्लाते हुए मिंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने हमारे नौकर पर तुमने अटैक किया? लगता है कि तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मिंग उसे कहता है, जियांग अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई तो फिर तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो और फिर देखते हैं कि कौन किसको मारता है। मिंग की ये वाली बात सुनने के बाद वो सोचने लग जाता है और कहता है, जब से इस कमीने के पेरेंट्स मरे हैं तब से इसने कभी भी गिव अप नहीं किया, ये हमेशा अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता रहता है, यहाँ तक कि बड़े भाई जिंग ने इसकी मेरिडियंस को ब्लॉक कर दिया है। अब ये कभी भी अपनी की को कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी ये हमेशा उस ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता रहता है। इसे लगता है कि ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। यहाँ पर इसके हाथों से थोड़ी बेइज्जती करवा लेना अच्छा है, बजाय इसके साथ फाइट की जाए। मुझे नहीं पता कि इसकी बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, कहीं ये मुझे मार ही न डाले। जियांग मिंग से कहता है, तुम बस यहीं पर इंतजार करो, तुम्हें पता है ना ये किसका नौकर है, ये जिंग का नौकर है, वो तुमसे इस बात का बदला जरूर लेगा। और साथ ही जियांग सैनर से कहता है, सैनर चलो यहाँ से चलते हैं और जाकर जिंग को बताते हैं। उनके चले जाने के बाद मिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, इस जिंग को तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरी रेड ड्रैगन ग्रास को चोरी किया, मेरी मेरिडियंस को ब्लॉक कर दिया ताकि मैं कभी भी अपनी की को कल्टीवेट न कर सकूं। नेक्स्ट सीन कुछ देर के बाद का होता है। मिंग को बहुत ज्यादा भूख लगती है, उसके पेट से आवाज आ रही होती है। वो आगे बढ़ता है और अपने बर्तन के अंदर चल के चेक करता है कि वहाँ पर चावल पड़े हुए हैं या नहीं, लेकिन उसके पास सारे चावल खत्म हो चुके होते हैं। मिंग कहता है, मेरे पास तो सारे चावल खत्म हो गए, लगता है कि मुझे फिर से गाँव में जाकर चावल खरीद कर लाने पड़ेंगे। मिंग अपना बैग उठाकर गाँव की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ जा रहा होता है वहीं पर एक सूखे हुए दरख्त के नीचे एक भिखारी बैठा होता है। वो भिखारी उसे देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है, ओए लड़के क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो?
मिंग उसकी बात सुनकर रुक जाता है और कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? वो भिखारी उसे कहता है, हाँ मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कौन है? मुझे तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा नफरत महसूस हो रही है, जैसे कि तुम किसी से बदला लेना चाहती हो। मैं तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ कि तुम किसी से बदला ले सकती हो। मिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, अगर तुम वाकई में ऐसा कर सकते हो तो तुम यहाँ पर भीख क्यों मांग रही हो? जाओ और जाकर अपने लिए कुछ कर लो। और भिखारी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, बच्चे तुझे समझ नहीं आ रही, ये मेरी हॉबी है, मुझे भीख मांगने का शौक है। लेकिन तुम्हारे जैसे नौजवान लड़के जिसके मेरिडियंस को किसी ने काट दिया हुआ है, जो कि अपनी की को गैदर नहीं कर सकता, वो आज न कल मेरी तरह भीख ही मांगेगा। मिंग भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसे मेरे बारे में कैसे पता है कि मेरी मेरिडियंस को कट कर दिया गया है? कहीं ये मांगने वाला वाकई में कोई महान मास्टर तो नहीं है जो कि यहाँ पर भिखारी के रूप में आया है। वो भिखारी मिंग से कहता है, आज रात जब चांद आसमान पर चमकेगा, सबसे ऊंची वाली पहाड़ी के ऊपर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा और साथ ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का होता है। रात के वक्त आसमान पर चांद निकल आता है। मिंग अपने ही कॉटेज में लेटा होता है और वो सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे उस भिखारी पर यकीन करना चाहिए? वैसे भी मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, अगर मैं उसकी बात मानकर वहाँ पर चला जाता हूँ तो क्या होगा? चलो देखते हैं। मिंग अपने कॉटेज से बाहर चला जाता है। वो पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसे वो भिखारी मिलता है। वो कहता है, तो तुम आ गए, चलो मेरे साथ आओ। भिखारी आगे आगे चलना शुरू कर देता है। वो दोनों जंगल के रास्ते से पहाड़ों की तरफ जा रही होती हैं। मिंग उसे कहता है, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड है, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? भिखारी उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, कितनी देर से बातें कर रहे हो, चलो चुपचाप मेरे साथ आओ। फिर वो दोनों चलते चलते एक पहाड़ी के पास पहुँचते हैं और उसके टॉप के ऊपर चले जाते हैं। भिखारी उसे कहता है, चलो जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ। मिंग वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। भिखारी उसे कहता है, मुझे पता चला है कि तुम्हारी मेरिडियंस को कट करने से पहले तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा कल्टीवेशन थी। मिंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, तुमने कहा था कि तुम मेरी किस्मत का हाल भी बताने वाले हो, चलो मुझे जल्दी से बताओ कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। भिखारी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हारी किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम्हारी ये वाली जो बॉडी है ये इस पूरी दुनिया पर राज करेगी। और साथ ही वो अपने हाथों पर अपनी की पावर को रिलीज करते हुए उसके माथे की तरफ अपने हाथों को करता है और उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट कर देता है। जैसे वो मिंग के ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है, मिंग की बॉडी वहीं पर हैंग हो जाती है, यानी कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। मिंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। वो बूढ़ा भिखारी आगे से और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देता है। असल में ये बूढ़ा भिखारी एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। भिखारी हंसते हुए मिंग से कहता है, अब जबकि तुम्हारी बॉडी मेरी होने वाली है तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ, इस बात से कौन सा फर्क पड़ने वाला है, वैसे भी तुम यहाँ पर मरने वाले हो। भिखारी उसे कहता है, पहले मैं एक जनरल हुआ करता था रोजफिंच कंट्री का, लेकिन बहुत सारे बुरे लोगों के चलते उन सब लोगों ने मेरी फैमिली को मार डाला, मैं सिर्फ अकेला ही बचा। मैं उन सारे लोगों के हाथों से वहाँ से तो बचकर आ गया। मैं काफी अर्सा तक इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन अचानक मुझे एक स्क्रॉल मिला जिसके अंदर एक एंशिएंट टेक्निक लिखी हुई थी जिससे मैं अपनी बॉडी को रीइंकारनेट कर सकता हूँ, वो भी किसी की बॉडी में भी। मैंने उस टेक्निक को यूज करते हुए हीवनली अर्थ के एक इनर डिसाइपल की बॉडी ले ली और 30 साल तक मैं उसी की बॉडी में रहा। 30 साल के इस अरसा में मैं हीवनली अर्थ मार्शल आर्ट अकेडमी का मैनेजमेंट का हेड बन गया। लेकिन मेरे लिए इतना सब कुछ काफी नहीं था। मैंने हीवनली अर्थ मार्शल आर्ट्स अकेडमी के बहुत सारे राज और बहुत सारी टेक्निक्स को चोरी कर लिया। जब मैं उन चीजों को चोरी करके वहाँ से भाग रहा था, वहाँ के कुछ सेंट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट मेरे पीछे लग गए। मैंने उन सब से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैं काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था क्योंकि उन सेंट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट ने मेरे ऊपर अटैक किया था। वहाँ से भागते हुए रास्ते में मुझे एक भिखारी की बॉडी नजर आई जो कि मरने की स्टेज पर था क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी बॉडी को दोबारा से रीइंकारनेट कर लिया और उसी भिखारी की बॉडी में चला गया और तब से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कभी मुझे कोई अच्छी बॉडी मिलेगी। और फिर मेरी नजर तुम पर पड़ी, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है। मिंग उसे कहता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बॉडी तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी। मेरी तो मेरिडियंस को कट कर दिया गया है, मैं तो की को भी गैदर नहीं कर सकता। भिखारी उसे कहता है, इसे बार बार अपनी बॉडी कहना बंद करो, अब ये बॉडी मेरी होने वाली है और वो भी बहुत जल्दी। और साथ ही वो अपने पास एक छोटी सी बॉटल निकालता है और कहता है, इस बॉटल के अंदर एक पिल रखी हुई है जिसको ब्लेसिंग पिल कहते हैं। उस स्पेशल पिल को खाने से हम लोग अपनी की कल्टीवेशन को दोबारा से बहाल कर सकते हैं, यानी कि हमारी मेरिडियंस फिर से रन हो जाएंगी। ये पिल वाकई में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक बार मैंने तुम्हारी बॉडी में आने के बाद इस पिल को खा लिया तो तुम्हारी बॉडी मेरे लिए सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी साबित होगी और अगले कई सालों तक मुझे नई बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिंग उसे कहता है, लेकिन एक ना एक दिन तुमने जो कुछ भी किया है इस सब का तुम्हें हिसाब चुकाना होगा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भिखारी उसे कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मुझे इस सब का हिसाब चुकाना पड़ेगा? इस कंट्री में वीक के लिए कोई भी जगह नहीं है। वीक को हमेशा कचरा और लूजर समझा जाता है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर पाते हैं। क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। भिखारी उस पिल को अपने हाथ पर निकालता और कहता है, तुम इस पिल को डायरेक्टली अपने मुंह से नहीं खा सकते, मुझे इस पिल को तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर रखना होगा। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम इससे मरोगे नहीं। मिंग आगे से चिल्लाना शुरू कर देता और कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरे दिल के अंदर एक
शायद पिल रखने की बात कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मेरी बॉडी को ओपन करने के बाद मेरे दिल के अंदर पिल रखने से मैं बच जाऊंगा? मुझे अभी छोड़ दो वरना तुम सीधे जहन्नुम में जाओगे। तुम बहुत ही बुरे और ईवल हो। मिंग क्योंकि वहाँ पर बैठा हुआ अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता, वो भिखारी अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करता है और साथ ही अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर अपना हाथ लगाता है। जैसे वो उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी की पावर को रिलीज करता है, वहाँ पर एक जबरदस्त की पावर निकलती है और उसी वक्त मिंग के हार्ट के अंदर दिखाते हैं। वो पिल उसके हार्ट के अंदर चली जाती है। वो स्पेशल पिल जिसका नाम ब्लेसिंग पिल है, उसके अंदर बहुत सारे डेवल्स की आत्माएं हैं। वो सारी आत्माएं भी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती हैं। भिखारी के उस पिल को उसकी बॉडी के अंदर प्लांट करने के बाद मिंग बेहोश हो जाता है। भिखारी कहता है मेरा पहले वाला स्टेप तो काम कर गया, अब सेकंड स्टेप की बारी है। भिखारी हंसते हुए आगे बढ़ता है और उसके माथे पर उंगली लगाते हुए कहता है चलो फिर करते हैं, और साथ ही भिखारी की बॉडी नीचे गिर जाती है। यानी कि भिखारी की सोल जो होती है वो मिंग की बॉडी के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर के बाद मिंग अपनी आंखें खोलता है। मिंग कहो या फिर भिखारी कहो, वो अपनी आंखें खोलता है। भिखारी अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है ये वाली बॉडी तो उस भिखारी की बॉडी से बहुत ज्यादा अच्छी है। भिखारी आगे बढ़ता है और उस मरे हुए भिखारी की बॉडी से कुछ चीज निकालने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसका हाथ रुक जाता है। वो कहता है लगता है कि इस लड़के का रिजॉल्व बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसको शॉर्ट टाइम में इसकी सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि इसकी सोल के ऊपर मुकम्मल तौर पर हावी होना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मिंग कहता है मेरे पास बहुत सारा टाइम होने वाला है, सबसे पहले मुझे अपने इस गोल्डन ट्रेजर को अपनी बॉडी के ऊपर लगाना है। वो उस मरे हुए भिखारी की बॉडी से एक गोल्डन क्लोक को निकालता है और कहता है ये वो स्पेशल खजाना है जो मैं चोरी करके लाया हूँ। वो उस क्लोक को अपने हाथ के ऊपर रखता है और साथ ही उस क्लोक के ऊपर अपना ब्लड डालता है ताकि वो उसको अपना मास्टर मान ले, और साथ ही वो भिखारी उस क्लोक को पहन लेता है। उसका नाम डिवाइन गोल्डन क्लोक होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। भिखारी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो वाकई में एक डिवाइन वेपन है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। भिखारी कहता है मैंने 30 साल अपने जाया किए हैं सिर्फ इस चीज को चोरी करने के लिए, आज फाइनली मैंने इस चीज को पहन लिया है। लेकिन यहीं पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी तीसरे बंदे की आवाज आती है जो कि एक फेरी होती है जो इस डिवाइन वेपन की गार्डियन है, और वो कह रही होती है कि ब्लड सैक्रिफाइस बिल्कुल परफेक्ट रहा है, हमारे इस डिवाइन क्लोक को उसका नया मास्टर मिल चुका है। भिखारी उसे कहता है आज ये आवाज किसकी है, क्या तुम इस क्लोक की फेरी गाइड हो? लेकिन वो फेरी गाइड कहती है मास्टर मिंग की बॉडी के अंदर एक एक्सटर्नल सोल है, इसे अभी भी डिस्ट्रॉय करना होगा वरना ये मास्टर मिंग की सोल को डिस्ट्रॉय कर देगी। भिखारी चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, मैंने तुम्हें पहना है तो मास्टर तुम्हारा मैं हूँ, मिंग नहीं। वो फेरी गाइड उसे कहती है लेकिन इस क्लोक के ऊपर जिसने अपना ब्लड डाला है मेरा मास्टर वो है, यानी कि मेरा मास्टर मिंग है, तुम नहीं। भिखारी आगे से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मुझे 30 साल लगे हैं इस क्लोक को चोरी करने में, तुम मुझे इस तरह से मार नहीं सकती। और साथ ही मिंग की बॉडी के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो फेरी गाइड उस भिखारी की सोल को खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। वो भिखारी जहाँ पर मर जाता है। भिखारी की सोल के डिस्ट्रॉय होने के बाद मिंग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद मिंग को होश आती है। मिंग उठकर बैठ जाता है और कहता है इस भिखारी ने तो मेरी बॉडी ले ली थी, लेकिन मैं फिर से अपनी बॉडी के अंदर कैसे हूँ, ये कैसे हो सकता है? मिंग को उसी फेरी गाइड की आवाज आती है। वो उसे कहती है मास्टर। मिंग उसे कहता है कौन है यहाँ पर, कौन मुझे मास्टर कह रहा है? इसी वक्त बिमिंग के सामने एक छोटी सी फेरी आती है और उसे कहती है मास्टर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस डिवाइन क्लोक की फेरी गाइड हूँ और मेरा नाम बिमिंग है। बिमिंग उसे कहती है जितने भी इस तरह के डिवाइन वेपन्स हैं उन सभी के साथ इस तरह की एक फेरी गाइड होती है जो कि अपने मास्टर के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है, इसलिए मैं इस डिवाइन क्लोक की फेरी गाइड हूँ। मिंग उससे पूछता है बिमिंग क्या तुम्हें पता है कि वो बुरा आदमी कहाँ पर चला गया जिसने मेरी बॉडी ले ली थी? बिमिंग उसे कहती है उसकी सोल को तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, हालांकि उसने इस डिवाइन क्लोक को आपकी बॉडी के साथ अटैच किया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसके अंदर एक स्पिरिट हो सकती है जो कि उसकी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। मिंग अपने उस डिवाइन क्लोक को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है अब मेरे हाथ में एक ह्यूमनली ट्रेजर लग गया है, क्या मैं इसे वाकई में रख सकता हूँ, क्या मैं इसका मास्टर हूँ? बिमिंग उसे इस गोल्डन क्लोक के बारे में बताती है कि इस गोल्डन क्लोक को हमारे पैट्रियार्च ने बनाया है जिसको स्काई रोमर भी कहते हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इस क्लोक को वक्त की शुरुआत से पहले बनाया गया था जब इंसानों को भी बनाया भी नहीं गया था। जब वो इस क्लोक को बना रहा था तो उसने मार्शल आर्ट्स के डीएटी यानी मार्शल आर्ट्स के गॉड की कोर को इसमें यूज किया था, और इसके अलावा उसने इस क्लोक को बनाने में बहुत कुछ डाला था। ये सब कुछ डाल लेने के बाद वो 3 बड़ी दुनियाओं में गया जहाँ से उसने 49 किस्म के अलग अलग सब्सटेंसेस को ढूंढा, और वो सारी चीजें ही डिवाइन वेपन्स थे, उन सब को भी उसने इस क्लोक के अंदर शामिल कर दिया। उसे इस क्लोक को बनाने में पूरे 3000 साल का अरसा लगा। मिंग उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है तो इसका मतलब ये डिवाइन वेपन काफी ज्यादा स्पेशल है और ये फ्यूचर में मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। बिमिंग उसे कहती है हाँ मास्टर, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा क्योंकि ये एक डिवाइन वेपन है और जिसके पास भी ये होगा वो फ्यूचर में बहुत
बहुत कुछ हासिल करेगा, क्योंकि इसके अंदर विस्प ऑफ डेस्टिनी है और मार्शल आर्ट्स के गार्ड का कोर भी शामिल किया गया है। और इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले उस बैगर ने तुम्हें एक ब्लेसिंग पिल खिलाई थी, जिसकी वजह से तुम अपनी की गैदरिंग को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही, मैं तुम्हें हमेशा गाइड करूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगी, और इसके बाद तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। मिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मुझे तो लगा था कि मैं इस भिखारी के हाथों से मरने वाला हूँ और मेरी बॉडी वो भिखारी ले लेगा, लेकिन मेरी किस्मत तो वाकई में चमक गई। मेरे हाथ में एक डिवाइन वेपन लग गया है और साथ ही मुझे एक ब्लेसिंग पिल भी मिल गई है। बिमिंग उसे कहती है, मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, इस भिखारी की बॉडी में, इसके कपड़ों के अंदर एक और स्पेशल चीज है। इसके पास एक स्क्रोल है जिसका नाम स्काई रोमिंग सूत्रा है। उसके ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स लिखी हुई है जिनको तुम कल्टीवेट करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। मिंग आगे बढ़ता है और उसके कपड़ों के अंदर से उस स्क्रोल को निकाल लेता है। बिमिंग उसे कहती है, इसके अंदर डिवाइन लेवल का एक सूत्रा है जिसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स लिखी हुई है, तुम इनको कल्टीवेट कर सकते हो। ये सिर्फ हीवनली अर्थ के क्वालिफाइड बंदे को ही दिया जाता है। मिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये तो डिवाइन लेवल का सूत्रा है, अगर मैं इसको बेचता भी हूँ फिर तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि हमारी जी फैमिली के पास जो फायर और वाटर वाले सूत्रा है वो इतने ज्यादा खास नहीं है। ये वाला तो उनके सामने बहुत ही बड़ी तबाही है। बिमिंग उसे कहती है, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन को तो पहले से ब्लॉक कर दिया गया है, तुम इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, ना ही इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। मिंग आगे से रोना शुरू कर देता है और कहता है, बिमिंग क्या तुम ऐसे मौके पर इस तरह की बात करना बंद करोगी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ? तुमने ये बात करके मुझे बहुत ज्यादा रुला दिया है। बिमिंग उसे कहती है, मैं सिर्फ एक स्पिरिट गाइड हूँ, मेरे अंदर कोई भी इमोशन या फीलिंग नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। मिंग कहता है, अगर मैं इसको यूज नहीं कर सकता, मैं इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता, चलो फिर ठीक है, मैं इसको बाजार में जाकर बेच देता हूँ, इससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर लेकिन तुम इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी पावर्स को यूज करते हुए हमारी कटी हुई मेरिडियंस को फिर से ठीक कर सकती हूँ। तुम की को गैदर कर सकते हो और साथ ही ठंडे पानी में बैठने की वजह से तुम्हारी बॉडी को जितना भी नुकसान पहुँचा है मैं उस सबको भी हील कर सकती हूँ। बिमिंग गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है, ये सारी बातें तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी, तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज्यादा रोना पड़ा, और ऊपर से बार बार मुझे मास्टर कहना बंद करो। क्या तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकती? तुम मुझे मिंग कहा करो। बिमिंग उसे कहती है, मैं तो सिर्फ एक फेरी गाइड हूँ, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मुझे नहीं पता कि लोगों को उसके नाम से कैसे पुकारते हैं। मिंग उसे कहता है, मैं तुम्हें जो भी कहूँगा तुम आगे से यही बहाना बनाओगी, चलो फिर ठीक है, जो मर्जी करती रहो। मिंग उसे कहता है, चलो छोड़ो ये सारी बातें, जल्दी से मेरी मेरिडियंस को फिक्स कर दो ताकि मैं की को गैदर कर सकूं। अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। बिमिंग उसे कहती है, यहाँ पर नीचे लेट जाओ। मिंग वहीं पर जमीन के ऊपर लेट जाता है। बिमिंग उसे कहती है, तुम बस रिलैक्स करो, बाकी का सारा काम मेरा है, और साथ ही वो उसके माथे के ऊपर आकर बैठ जाती है। मिंग चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, क्या तुम अपनी तशरीफ को मेरे चेहरे के ऊपर से हटाओगी? बिमिंग उसे कहती है, लेकिन क्यों? मिंग उसे कहता है, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि कोई दूसरा अपनी तशरीफ को उठाकर उसके चेहरे पर रख दे। बिमिंग उसे कहती है, मैं तो सिर्फ एक फेरी गाइड हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, तो मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। मिंग हार मान लेता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, जहाँ मर्जी बैठ जाओ। फिर वो उसके माथे के ऊपर अपने दोनों हाथ रखती है और अपनी पावर्स को रिलीज करती है, और साथ ही मिंग के हार्ट की तरफ दिखाते हैं। उसके हार्ट के अंदर जो पिल होती है वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, और उसके हार्ट के अंदर उस पिल की वजह से जितने भी डेविल्स की आत्माएं हैं वो सारी भी दिखाई जाती हैं, जो कि पहले उसके दिल को ब्लॉक करके खड़ी थी, अब वो सारी साइड पर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर्स रिलीज हो जाती हैं। मिंग कहता है, मुझे फाइनली फिर से महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी मेरिडियंस फिर से ठीक हो चुकी हैं, मेरी बॉडी के अंदर की कल्टीवेट हो रही है। की कल्टीवेशन दोबारा मिलने के बाद मिंग कहता है, फादर मदर अब मैं कोई कचरा नहीं रहा, मेरे पास मेरी पावर फिर से वापस आ गई है। आप दोनों की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए मैं उन लोगों को जरूर मार डालूंगा जिन लोगों ने तुम लोगों को मारा था। मैं एक एक करके उन सब से बदला लूंगा जिसने भी मेरे पेरेंट्स को मारा है या जो लोग भी मेरे पेरेंट्स की मौत में शामिल थे। और यहीं पर हमारी रिवेंज सीकर की एपिसोड 1 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये कमेंट करके आपने जरूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था, चले मैं इसको रहने देता हूँ, मेरे चैनल पे एपिसोड अवेलेबल है, आप पहली एपिसोड वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में मिंग वापस आ जाता है। सारी रात माउंटेन के ऊपर गुजारने के बाद मिंग जब सुबह के वक्त अपने घर वापस आता है, वो दरवाजा खोलने के बाद अपनी कॉटेज की तरफ जाने लगता है। वहीं पर सामने उसका बड़ा कजन जिंग खड़ा होता है। जिंग उसे कहता है, मैंने सुना है कि तुम रोजाना ही ठंडे पानी में कल्टीवेट करने के लिए जाते हो, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पर जाकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने की वजह से तुम्हारी बॉडी को
बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, फिर भी तुम वहाँ पर क्यों जाते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे गाँव में जो मार्शल आर्ट्स का टूर्नामेंट होने वाला है, तुम उसमें हिस्सा लेने के बाद रेड सन सेक्टर के डिसाइपल बनना चाहते हो, या फिर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, इसलिए तुम वहाँ पर रोजाना जाते हो और अपने आप को कल्टीवेट करते हो? मिंग उसे कहता है तुम्हें इस सब के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है, अब जबकि तुम्हें पहले से ही पता है कि मैं वहाँ पर ठंडे पानी में बैठकर कल्टीवेट करता हूँ, मैं 20 साल से ज्यादा उम्र तक जिंदा नहीं रहूंगा। जिंग भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, तुम 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी मेरिडियंस को तो मैंने ब्लॉक कर दिया था। अब तुम बिल्कुल एक डिसेबल पर्सन हो, अगर तुम अपनी कल्टीवेशन को यूज नहीं कर सकते तो तुम सिर्फ एक कचरा हो। अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन जिंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम एक कचरा हो, फिर भी तुमने मेरे नौकर के सामने अपनी पावर दिखाने की कोशिश की है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे नौकर के साथ भी बदतमीजी करने के लायक हो? अब इस सब के लिए तुम्हें एक सबक तो सिखाना पड़ेगा। और साथ ही वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए मिंग के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से मिंग पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जिंग उसे कहता है कमीने लड़के, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो, हालांकि तुम मेरे कजन हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने हमारे कबीले के ऊपर बहुत बड़ा दाग लगाया था, इसी वजह से उन दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और तुम भी उन्हीं के कदम पर चल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नौकर पर हाथ उठाने की? अगर दोबारा कभी जिंदगी में तुमने मेरे नौकर पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। और मैं तुम्हें एक और बात बताने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी लेडी हानियो यहाँ पर आने वाली है। लेडी हानियो तो तुम्हें याद ही होगी, अंकल वू की बेटी। हालांकि हानियो के साथ बचपन में ही तुम्हारी एंगेजमेंट तय कर दी गई थी, लेकिन अब जबकि तुम सिर्फ कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी इस एंगेजमेंट का कोई भी मोल नहीं रहा, इसलिए उसे तंग मत करना। मिंग उसे कहता है मेरा उस लड़की के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं उसे नहीं जानता। जिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता है चलो शुक्र है, कम से कम तुम्हारे अंदर थोड़ी सी अकल तो बाकी है। अगर तुम ये बात कहते कि वो लड़की तुम्हारे साथ एंगेज है और तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता दूं, लेडी हानियो पहले ही रेड सन सेक्टर की एक आउटर डिसाइपल बन चुकी है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है। तुम्हारे जैसे कचरे को तो वो देखना भी पसंद नहीं करेगी। मैंने अपने फादर से कहा है कि मास्टर वू के पास शादी के कुछ गिफ्ट्स भेजे जाएं। मैं तुम्हारे लिए उस लड़की से शादी करूंगा जो तुम्हारी बीवी बनने वाली थी, अब वो बीवी मेरी बनेगी। और साथ ही जिंग हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है, जबकि मिंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है मैं तुम्हें इस बार एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, तुम मुझे बहुत ज्यादा वीक समझ रहे हो। मिंग उसी वक्त बिमिंग से पूछता है बिमिंग क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई शॉर्ट तरीका है जिसकी मदद से मैं जिंग से बहुत ज्यादा अच्छा बन जाऊँ और वो भी सिर्फ शॉर्ट टाइम में? बिमिंग उसे कहती है हाँ एक तरीका तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उस तरीके को अपना पाओगे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा डेंजरस है। मिंग उसे कहता है तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं आइसी वाटर के अंदर बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता रहा हूँ, उससे ज्यादा खतरनाक और कौन सा तरीका हो सकता है? चलो जल्दी से मुझे बताओ वो कौन सा तरीका है? बिमिंग उसे कहती है वो भिखारी जो कि तुम्हारी बॉडी को तुमसे छीनना चाहता था, उसने एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक को चोरी किया था जिसको फ्लैश फुटवर्क टेक्निक कहा जाता है। उसने उसी टेक्निक को यूज करते हुए बहुत सारे मास्टर से अपनी जान बचाई थी, क्योंकि उसकी टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो एक फ्लैश की तरह आंखों के सामने से भाग जाता था। उस फुटवर्क टेक्निक का नाम हीवन स्ट्राइकिंग फुटवर्क है। अगर तुम उसको सीख लेते हो तो तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। ये जिंग तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपनी की कल्टीवेशन की बेस को बनाना होगा, क्योंकि मेरिडियंस के कट होने की वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर जरा भी की नहीं बची और अपनी बॉडी के अंदर की को कल्टीवेट करने के लिए तुम्हें 49 दिनों के लिए भूखे प्यासे रहना होगा। मिंग उसकी बात सुनने के बाद अपने ही कमरे में कल्टीवेट करने के स्टेज में बैठ जाता है और वो भी भूखा प्यासा, वो कुछ भी नहीं खाता, हालांकि उसके पेट के अंदर से आवाजें निकल रही होती है। बिमिंग उससे कहती है अगर तुम भूख की वजह से मरना नहीं चाहते तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लेसिंग पिल की वजह से जितनी भी डेविल्स की आत्माएं हैं उन सभी की एनर्जी को कंज्यूम करो, इससे तुम जिंदा रहोगे। मिंग उसे कहता है ठीक है मुझे तुम्हारी समझ आ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए 49 डेज गुजर जाते हैं। बिमिंग कहती है आज पूरे 49 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक जागा क्यों नहीं? बिमिंग सोच रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी बॉडी के अंदर जितने भी इवल लॉर्ड्स हैं उन सभी ने इसकी पावर को कंज्यूम कर लिया है। लेकिन साथ ही वो उसके पेट की तरफ देखती है और काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके पेट के अंदर एक लाइट चमक रही होती है, यानी कि उसने अपनी की गैदरिंग को स्टार्ट कर लिया है। दोबारा से वो की गैदरिंग रॉम में जा सकता है। मिंग अपनी आंखें खोलता है और अपने पेट पे हाथ रखते हुए कहता है उन सारे इवल लॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी थी, उन मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। बिमिंग उसे कहती है आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने इसके फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब जबकि आप अपनी की गैदरिंग स्टेज की फर्स्ट लेवल पर आ चुके हैं तो अब हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हीवन स्ट्राइकिंग फुटवर्क के सबसे पहले स्टेप जिसका नाम फ्लैश स्टेप है उसको कब प्रैक्टिस करना है? मिंग उसे कहता है
रुकने की क्या जरूरत है, अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का होता है। मिंग अपने कोर्ट यार्ड में अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस करने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुका होता है, लेकिन अभी तक वो अपने फर्स्ट स्टेप फ्लैश स्टेप को नहीं सीख पाया। मिंग कहता है इसका फर्स्ट स्टेप सीखना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेरी तो बहुत ज्यादा मेहनत लग गई। उसी वक्त जियांग वहाँ पर आता है और दरवाजे को किक मारते हुए दरवाजे को ही तोड़ देता है। उसी के साथ लेडी हानियो भी होती है। जियांग आते ही उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तो हमारा जीनियस मिंग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, तो वापस से उस ठंडे पानी में बैठकर कल्टीवेट क्यों नहीं करते, यहाँ पर क्यों आ गए हो, अब क्या तुम्हें मौत से डर लगने लग गया है जो यहाँ पर आ गए हो। जियांग लेडी हानियो से कहता है लेडी हानियो जरा इस कचरे की तरफ गौर से देखो, ये कचरा बिल्कुल बेकार है, तुम्हारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, इसकी मेरिडियंस को कट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये मेहनत कर रहा है, ये उस ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता है, ये 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। लेडी हानियो से कहती है तो तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो, मुझे इस कचरा को देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, कहीं और चलते हैं, ये तो सिर्फ एक कचरा है, एक लूजर है, मैं इसको देखकर क्या करूंगी, चलो यहाँ से चलें। जियांग उसे कहता है तुम्हें इस बारे में गुस्सा होने की क्या जरूरत है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब तुम दोनों ही पैदा हुए थे तभी तुम दोनों के घर वालों ने फैसला किया था कि तुम दोनों की शादी की जाएगी। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम इस कचरे के सामने ये बात इसे कह दो कि तुम इससे शादी नहीं करोगी, ताकि फ्यूचर में तुम्हें कोई भी मसला फेस करना ना पड़े। यहीं पर इसको ना बोल दो, ये सिर्फ एक कचरा है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। लेडी हानियो से कहती है तुम्हें लगता है मेरी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है इसलिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जियांग उसे कहता है तुम्हें सिर्फ एक बार सर हिलाना है और इसे कहना है कि तुम इससे शादी नहीं करोगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और साथ ही जियांग उसे कहता है मिंग जी क्या तुमने मेरी बात को गौर से सुना, अब जल्दी से जाकर एक पेपर लेकर आओ और उसके ऊपर लिख कर दो कि तुम लेडी हानियो का पीछा नहीं करोगे और तुम इस एंगेजमेंट से पीछे हट रहे हो और दोबारा कभी इसको तंग मत करना। मिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हानियो से कहता है किसी दूसरे के घर में आकर उसके दरवाजे को तोड़कर बिना इन्विटेशन के अंदर आना, क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें यही सब कुछ सिखाया है। लेडी हानियो उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है तुम्हारे पास तो तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं है जो तुम्हें मैनर्स सिखा सके, तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, अगर तुम यह सारी बातें करके मेरी अट्रैक्शन हासिल करना चाहते हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मुझे तुम्हें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। बड़ा जबरदस्त स्टैंस लेते हुए उसे कहती है मैं हानियो कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, चाहे तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द ही क्यों ना हो, तुम्हारे जैसे कचरे के लिए गली की भिखारन है, उससे जाकर शादी करो। मिंग उसकी बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, मैं तुम्हारी अट्रैक्शन पाने के लिए ये सब कुछ क्यों करूंगा, मुझे लगता है कि तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। पहली बात तुम तो इतनी खूबसूरत हो ही नहीं, और दूसरी बात अगर मैं कोई भिखारी भी होता तो भी मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखता, तुमसे शादी करना तो बहुत दूर की बात है। लेडी हानियो को उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऊपर की तरफ जंप करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेडी हानियो अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए साइड पर हो जाता है, यानी उसे डॉज कर लेता है। ये देखकर तो हानियो भी चौंक जाती है, लेकिन साथ ही मिंग उसे जबरदस्त कंधा मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाती है। न सिर्फ वो पीछे की तरफ गिरती है बल्कि पीछे वाली दीवार को भी तोड़ देती है, हालांकि उसने अपनी इर्द गिर्द एक शील्ड बनाई होती है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। जियांग भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिंग से कहता है मिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडी हानियो पर अटैक करने की, लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है मिंग बड़ी स्पीड के साथ अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है। मिंग अपने पाँव को यूज करते हुए उसकी टांग के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से उसके बेचारे की टांग टूट जाती है। जाओनिंग बेचारे के टांग की हड्डी टूट जाती है जिसकी वजह से वो वहीं पर दर्द से चलाना शुरू कर देता है। जियांग पर अटैक करने के बाद मिंग उससे कहता है लेडी हानियो से कहता है अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने अपने सारे कपड़े उतार कर भी खड़ी हो जाओ फिर भी मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, तुम मेरी नजर में सिर्फ कचरा हो और कुछ भी नहीं। फिर वो जियांग की तरफ देखता है और कहता है अब मैं तुम्हारा क्या करूँ, जबकि वो अपनी टांग को पकड़कर चिल्ला रहा होता है कि ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मिंग को भी इस बात का अंदाजा होता है। मिंग कहता है अब मुझे एल्डर्स इस बात के लिए कभी भी माफ नहीं करेंगे, मैंने इस लड़के की टांग तोड़ दी है तो वो लोग पहले मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, मुझे इसके लिए सजा दी जाएगी। मिंग थोड़ी देर सोचने के बाद अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है। जाओनिंग उसे कहता है ये तुम क्या करने वाले हो। मिंग जल्दी से अपने पाँव को उसकी टांग के ऊपर मारता है और उसकी बाकी की बची हुई हड्डियों को भी तोड़ देता और कहता है अब जबकि मुझे सजा तो मिलने वाली है और इसकी टांग को थोड़ा सा और तोड़ देते हैं, चलो मेरा बदला तो पूरा हो जाएगा। जियांग बेचारा और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता और कहता है कमीने कहीं के, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मिंग उसकी टांग तोड़ने के बाद वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जी फैमिली के बहुत सारे लोग मिंग को ढूंढने में लगे हुए हैं क्योंकि उसने जियांग की टांग तो तोड़ा है। वो सारे एक दूसरे से कह रहे होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में है। वो एक दूसरे से कहते हैं जैसे ही वो लड़का तुम्हें मिले उसकी दोनों टांगे तोड़ देना, उसने हमारे मास्टर जियांग की टांग तोड़ी है। इनमें से एक बंदा उसके कॉटेज के अंदर भी आता है ताकि उसे ढूंढ सके, लेकिन मिंग हालांकि अपने कॉटेज के अंदर ही होता है लेकिन उसे मिलता नहीं क्योंकि वो किसी जगह के नीचे छुपा होता है। मिंग उसे कहती है मास्टर अब तुम क्या करने वाले हो, आगे क्या करेंगे। मिंग उसे कहता है अब हम लोग और कर भी क्या सकते हैं, यहीं पर छुपेंगे जब तक कि रात नहीं हो जाती। बहुत सारे लोग मुझे ढूंढने में लगे हुए हैं, अगर इन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे मार डालेंगे।
मिंग कहता है मुझे पहले अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए था और उसके बाद जियांग पर अटैक करना चाहिए था। मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर हम लोग यहाँ से भागने के बाद कहाँ पर जाएंगे। मिंग उसे कहता है ना तो मेरे पास कोई पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई फैमिली रिलेटिव्स हैं। हम लोग सिर्फ जंगल में जाकर छुप सकते हैं। जैसे ही रात होगी हम लोग जंगल की तरफ निकल जाएंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 02 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवाइंड सीकर की एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग जियांग की एक टांग तोड़ देता है और उसकी टांग तोड़ने की वजह से जी फैमिली वाले सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं और वो उसे ढूंढ रहे होते हैं ताकि उसे सजा दी जा सके। जबकि मिंग अपने ही घर में छुपा होता है और वो बिमिंग से कहता है रात के वक्त हम दोनों जंगल की तरफ चले जाएंगे ताकि यहाँ पर हमें कोई पकड़ न ले। तो एपिसोड की शुरुआत में जी फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी फैमिली के सारे एल्डर्स इकट्ठे होते हैं। जी फैमिली के हेड जिसका नाम वैनशेंग जी है और ये मिंग के ग्रैंडफादर है। वैनशेंग उन सबसे कहते हैं तुम लोगों को क्या लगता है कि मिंग कहाँ पर जा सकता है, वो कहाँ पर जाकर छुप सकता है। यहीं पर फैमिली हॉल में मिंग के दोनों अंकल भी होते हैं यानी कि जियांग और जिंग के डैड भी। जिंग के डैड पर खड़े हो जाते हैं और अपने डैड से कहते हैं फादर वो तो सिर्फ एक कचरा है, हमें उस कचरे के पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर उसने जियांग की टांग तोड़ दी है और वो घर से भाग गया है तो ये तो अच्छा हुआ कि वो घर से अपने आप भाग गया है। जिंग भी कहता है ग्रैंडफादर मेरे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कभी वो एक जीनियस मिंग हुआ करता था लेकिन अब तो बिल्कुल वो एक कचरा है, हमें उसके बारे में इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं ग्रैंडफादर, मैंने आपके कहने पर उसकी मेरिडियंस को कट किया था ताकि वो सारी जिंदगी कल्टीवेट न कर सके। अब वो एक कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं है, उसे घर से भागना है तो भागने दे, हमारी फैमिली में एक कचरा कम हो जाएगा। ग्रैंडपा उसे कहते हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर सकता है या नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो घर से भागकर मैपल लीफ सिटी में चला जाए और वहाँ पर जाकर हांग फैमिली वालों से सारी बात को जान ले कि वहाँ पर क्या हुआ था, उसके फादर और मदर की मौत कैसे हुई थी। अगर उसने हांग फैमिली वालों से इस बारे में पूछा और हांग फैमिली वालों ने उसे इस सारे बारे में बता दिया तो इससे हमारी जी फैमिली को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जियांग के डैड गुस्सा हो जाते हैं और उन सब से कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारे लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोगों को उसके ऊपर तरस आ गया था। अगर उसके मॉम डैड के साथ इस लड़के को भी मार दिया होता तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। और अब जरा देखो तो सही उस लड़के की हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ गई है, उसने मेरे प्यारे बेटे जियांग की टांग तोड़ दी है। एक बार वो लड़का मुझे मिल जाए, उस दिन तो तुम लोगों ने उसे जिंदा छोड़ दिया लेकिन मैं उसे मार डालूंगा। जिंग के डैड उसे कहते हैं ब्रदर तुम्हारे लिए ये बात करना बहुत ज्यादा आसान है लेकिन ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो जी हुई का बेटा है जो कि हमारा भाई था, कोई भी अपने भतीजे को अपने हाथों से नहीं मारना चाहेगा। हम में से किसने सोचा था कि वो तुम्हारे लड़के की टांग तोड़कर यहाँ से भाग जाएगा। और वैसे भी उसके डैड को तो चलो हम लोगों ने मार डाला लेकिन उसकी मॉम ने तो कुछ भी नहीं किया था। और यहीं पर जिंग के डैड कुछ बताने लगते हैं जियांग के डैड ने शायद उसकी मॉम को मारा है, लेकिन उनके ग्रैंडफादर उनको वहीं पर चुप करवा देते हैं और साथ ही वो जिंग के डैड पर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग के डैड पर ये सारा इल्जाम लगाने की, जबकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया होता तो आज जी हुई जिंदा होता। हांग फैमिली के यंग मास्टर को वैशाहाना के अंदर नशे की हालत में तुमने मारा था कि तुम्हारी जगह पर हमें जी हुई को बलि का बकरा बनाना पड़ा, मिंग के डैड को मारना पड़ा सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। जिंग के डैड काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और कहते हैं डैड आपने ये सब कुछ मेरे लिए नहीं किया बल्कि जी शेंग के लिए किया है। जी शेंग भी ग्रैंडफादर का एक पोता है लेकिन वो घर छोड़कर चला गया है, यहाँ पर कई बार गायब हो गया है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम जी शेंग के साथ अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हो, जी शेंग तुमसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। हमारी जी फैमिली का फ्यूचर जी शेंग के हाथों में है, जल्दी से अपने कुछ लोगों को गांव के बाहर भेजो, मुझे मिंग हर हाल में चाहिए, चाहे जिंदा या मुर्दा, उसे मेरे पास लेकर आओ। जियांग के डैड कहते हैं फादर क्या आप चाहते हैं कि हम बस उसको ऐसी पकड़ कर ले आए। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं वो भी मेरा एक पोता है, मैं नहीं चाहता कि मैं उसके साथ बुरे तरीके से पेश आऊँ। मैं अपने बेटे की टांग का बदला लेना है तो उसकी दोनों टांगे तोड़ देना और फिर उसे यहाँ पर ले आना, फिर वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहीं पर हमारी इस फैमिली के घर में रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पोते के साथ इस तरह का कुछ हो क्योंकि हमने अपने बेटे को पहले ही मार दिया है। नेक्स्ट सीन उस पुरानी कुटिया का दिखाया जाता है जब रात काफी ज्यादा हो जाती है। मिंग निकलता और कहता है उन लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि मैं अभी तक अपने घर में छुपा हुआ हूँ, रात हो गई है, मुझे निकलना चाहिए। मिंग जैसे दीवार के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर की तरफ जा रहा होता है क्योंकि वो एक ही फैमिली में रहते हैं। तो वहीं पर उसे जिंग के डैड की आवाज आती है। वो रात के वक्त उन्हें एक ड्रीम आता है जिसकी वजह से वो उठकर बैठ जाते हैं और कह रहे होते हैं जी हुई मेरे भाई प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ तुम्हारे साथ मेरी वजह से हुआ।
उसकी वाइफ उसे कहती है, क्या हुआ, क्या तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा है? मिंग अपनी डैड का नाम सुनने के बाद वहीं पर कान लगा लेता है और कहता है, ये तो जिंग के डैड और उसकी मॉम है, वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। उसे मेरे डैड के बारे में कोई बुरे सपने क्यों आ रहे हैं? जिंग की मॉम उसे कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जी हुई को मरे हुए कई साल गुजर चुके हैं, अब भी तुम्हें उसके बुरे सपने आते हैं, अब तो तुम्हें इस सब को भूल जाना चाहिए। जिंग के डैड कहते हैं, मैं भी उसके बारे में याद नहीं करना चाहता, मुझे लगता है कि आज की मीटिंग में हमने उसके बारे में बात की थी, इसी वजह से मुझे उसका बुरा सपना आ रहा है, वो आज भी मुझे सपने में आकर मुझे बहुत ज्यादा हॉन्ट करता है। जिंग की मॉम उसे कहती है, मैं ये बात अच्छी तरह से समझती हूँ, तुमने जी हुई को नहीं मारा, हालांकि जी हुई ने अपनी मर्जी से तुम्हारा इल्जाम अपने सर पर लिया था और मास्टर हांग को उसने मारा है, लेकिन जी हुई को तुमने नहीं मारा, हमारे फादर ने मारा था, क्योंकि फादर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जी हुई के मुकाबले में तुमसे ज्यादा प्यार करते थे, इसी वजह से उन्होंने जी हुई को मार डाला तुम्हारी जगह पर। और यहीं पर दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर मिंग के डैड को मार रहे होते हैं। जिंग के डैड कहते हैं, ये सारी गलती जी हुई की अपनी है, जी हुई हमारे सेक्टर को छोड़कर जाना चाहता था, वो हाउटियान सेक्टर को ज्वाइन करना चाहता था ताकि वो एक स्काई कैप्टन बन सके। अगर वो वाकई में ऐसा कर देता तो हमारी जी फैमिली बर्बाद हो जाती और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। हमारे ग्रैंडफादर ने उसको मारकर इस सारी सिचुएशन का फायदा उठाया है। जिंग की मॉम से कहती है, तुम्हें इस सब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि वैशाहाना में तुमने बहुत ज्यादा पी रखी थी, इसी वजह से तुम्हें गुस्से में उस लड़के को इतना ज्यादा मार दिया कि वो लड़का मर गया। तुमने मास्टर हांग को जानबूझकर नहीं मारा, ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अगर जी हुई तुम्हारी जगह पर अपनी बलि नहीं देता तो अब तक तो तुम हांग फैमिली के हेड्स के हाथों मारे गए होते। मिंग उनकी सारी बातें सुन लेता और काफी ज्यादा हैरान होता है। मिंग कहता है, तो इसका मतलब मेरे अपने ही दादाजी ने मेरे डैड को मारा है, यानी कि अपने ही बेटे को मार डाला, वो भी अपने दूसरे बेटे की जान बचाने के लिए। मेरे डैड को बलि का बकरा बनाया गया है। उसी वक्त जिंग के डैड को भी कुछ महसूस होता है, जैसे बाहर कोई उनकी बातें सुन रहा है। वो जल्दी से आकर दरवाजा खोलते और कहते हैं, कौन है यहाँ पर? लेकिन मिंग वहाँ से भाग जाता है। मिंग भागता हुआ गली के अंदर चला जाता है। अब मिंग काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो हांग फैमिली से बदला लेने के फिराक में है कि कब वो मैपल लीफ सिटी जाएगा और हांग फैमिली से बदला लेगा। लेकिन आज उसे पता चल रहा है कि उसके अपने ही दादाजी ने उसके डैड को मारा है। मिंग बिमिंग से कहता है, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, तुम्हारे पास चाहे कोई सा मेथड हो, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कितना ही दर्द देने वाला क्यों ना हो, मैं उस मेथड को सीखूंगा और अपनी बॉडी की कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा ताकि मैं इन सारे जी फैमिली वालों से बदला ले सकूं। बिमिंग उसे कहती है, ठीक है मास्टर। फिर वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। मिंग उस जंगल में जाने के बाद हीवन स्ट्राइकिंग फुटवर्क टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो उसके फर्स्ट स्टेप, जिसका नाम फ्लैश स्टेप है, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है। मिंग क्योंकि जबरदस्ती अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है और वो बिना आराम किए ये सारी टेक्निक सीखने की कोशिश करता है। इसी वजह से दिखाते हैं कि उसके पाँव की सारी वेन्स भी फूल जाती है और उसके पाँव के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पाँव के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जब वो फ्लैशिंग स्टेप को सीख रहा होता है। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर आपने 7 बार इस टेक्निक को फेल कर दिया है, हर बार आपकी टांगे बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आपको इस टेक्निक को नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए नहीं बनी, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आप तो चलने के काबिल नहीं रहेंगे। मिंग उसे कहता है, नहीं, मुझे बदला लेना है और बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। चलो जल्दी से मुझे हील कर दो, मुझे एक बार और ट्राई करना है। बिमिंग आगे बढ़ती है और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी बॉडी को हील कर देती है। मिंग कहता है, मैं इन जी फैमिली वालों को कभी माफ नहीं करूंगा। और इसी तरह प्रैक्टिस करते करते उसे तकरीबन 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन की मेहनत करने के बाद वो फ्लैश स्टेप की इस टेक्निक को सीख लेता है। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने इसके फर्स्ट स्टेप फ्लैश स्टेप को सीख लिया है। हालांकि आप इसको भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप इसको फाइटिंग के दौरान यूज करने के काबिल हो गए हैं। बिमिंग उसे कहती है, अब जबकि तुमने फ्लैश स्टेप को सीख लिया है और साथ ही तुम्हारी बेस कल्टीवेशन भी बन चुकी है, मुझे लगता है कि तुम अपनी की को गैदर कर सकते हो और अपनी की को यूज करते हुए किसी के ऊपर भी एनर्जी बॉल से अटैक कर सकते हो। मिंग अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करते हुए कहता है, क्या तुम इसको की एनर्जी कह रही हो? लेकिन जैसे ही वो उसको प्रैक्टिस करने लगता है, उसके पेट के अंदर से गुड़गुड़ की आवाज आना शुरू हो जाती है, क्योंकि मिंग को काफी ज्यादा भूख लगी है। वहीं पर सामने एक हिरन होता है। मिंग कहता है, पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, और वो आगे बढ़ता है और उस हिरन को पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिंग बैठा उस हिरन का गोश्त खा रहा होता है और कहता है, इसका गोश्त तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे नहीं पता था कि अकेले रहने में इतना ज्यादा मजा आता है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तो कब का घर को छोड़कर भाग आया होता और यहीं पर इसी जंगल में अपना घर बसा लेता। और यहीं पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि एक लड़की है और एक प्रिंसेस भी है। वो लड़की पैदल चलती हुई जा रही होती है और कहती है, मेरी फैमिली वाले बहुत ज्यादा बुरे हैं। हालांकि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं गुस्से की बहुत ज्यादा
ज्यादा तेज हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मैनर सिखाने के लिए मुझे 15,000 किलोमीटर तक पैदल चलने की सजा देना, ये तो बहुत ही बुरा है। उसके पेट में भी गुड़गुड़ हो रही होती है क्योंकि उस लड़की को भी बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। प्रिंसेस कहती है मुझे रात गुजारने के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढना होगी और साथ ही मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है। उसी वक्त उसे भुने हुए गोश्त की खुशबू आती है। वो कहती है ये तो बहुत ही अच्छी स्मेल है, लगता है कि यहाँ पर करीब ही कोई गोश्त भून रहा है। वो भागती हुई उस तरफ आ जाती है और एक दरख्त के पीछे छुप कर देखती है मिंग बैठा वहाँ पर अपने हिरन का गोश्त खा रहा होता है। प्रिंसेस बड़ी स्पीड के साथ भागती हुई आती है और उसके हिरन के गोश्त की एक टांग को उखाड़ लेती है और वहीं पर बैठकर खाना शुरू कर देती है। मिंग उसे कहता है ओए तुम कौन हो? प्रिंसेस उसे कहती है तुम्हारे जैसे आम और गरीब लोग मेरा नाम जानने के काबिल नहीं है, तुम इस लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगी। मिंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें मैं कोई आम सा गरीब बंदा दिखाई देता हूँ? वैसे तुम्हारी चेस्ट को छोड़कर तुम्हारा बाकी सब कुछ तो मेरे जैसा ही है, तो फिर मैं कैसे एक आम इंसान हो गया और तुम एक खास हो गई? प्रिंसेस उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है तुम तो बहुत ही बड़े बदतमीज हो। मैं एक नोबल फैमिली की लड़की हूँ और तुमसे तो कई दर्जे कई हजार गुना ज्यादा नोबल हूँ। तुम एक आम से गरीब से लड़के हो। मिंग उसे कहता है अगर तुम इतनी ही ज्यादा नोबल हो तो क्या तुम्हें मैनर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता? यहाँ पर आने से पहले तुम्हें मेरी इजाजत चाहिए थी, साथ ही तुमने मेरा गोश्त भी मुझसे छीन लिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे ज्यादा बड़ी बदतमीज हो? प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और अपने गोश्त के टुकड़े को नीचे फेंक देती है और उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक प्रिंसेस को इंसल्ट करने की? मिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है अगर तुम एक प्रिंसेस हो तो फिर मैं एक प्रिंस हूँ, चलो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है उसे सेंस करके तो लगता है कि तुम अपनी ब्लड कल्टीवेशन के रॉम में हो, ब्लड कल्टीवेशन के लेवल 1 पर हो। चलो हम दोनों एक फाइट करते हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारे आम इंसान में और हमारी जैसी रॉयल फैमिली के मेंबर में कितना ज्यादा पावर डिफरेंस है। मुझे सिर्फ एक मूव चाहिए, मैं सिर्फ एक ही मूव से तुम्हें नीचे गिरा सकती हूँ। मिंग उसे कहता है हाँ मुझे भी ये देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो रही है, देखते हैं कि तुम सिर्फ एक ही मूव को यूज करते हुए मुझ जैसे आम इंसान को कैसे नीचे गिराती हो। और प्रिंसेस बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और यहीं पर हमारी एपिसोड 03 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग के पास एक प्रिंसेस आती है और वो उसे चैलेंज करती है और कहती है चलो फिर हम दोनों फाइट करके देखते हैं कि हम में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक नोबल फैमिली की प्रिंसेस और एक आम लड़के में क्या फर्क होता है। मिंग भी उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन प्रिंसेस बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन प्रिंसेस जैसे ही उसे पंच मारने लगती है मिंग बड़ी स्पीड के साथ सामने से गायब होकर पीछे की तरफ हट जाता है क्योंकि वो अपने फ्लैश टैप को यूज कर रहा है। प्रिंसेस भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तुमने अभी कौन से फ्लैश टैप को यूज किया था? तुम्हारी ये वाली टेक्निक तो मेरी टेक्निक से भी ज्यादा फास्ट है। मिंग उसी वक्त जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन प्रिंसेस भी जल्दी से साइड पर हट जाती है। जबकि उसी वक्त आसमान में बादलों के ऊपर दिखाते हैं दो एल्डर्स खड़े होते हैं। ये दोनों ही आर्मी के कमांडर्स हैं जिन्हें यहाँ पर प्रिंसेस के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया है। एक का नाम कमांडर सन होता है और एक का नाम कमांडर जू होता है। वो दोनों ही ऊपर खड़े ये सारी फाइट देख रहे होते हैं। कमांडर जू कमांडर सन से कहते हैं कमांडर सन आपको इस लड़के को देखकर क्या लगता है? ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा खास है। इसकी फ्लैश टाइप की टेक्निक काफी ज्यादा तेज है और ऊपर से इसके पास जो की गैदरिंग है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सारी टेक्निक्स इसने यहाँ पर इस छोटे से शहर में रहकर सीखी होंगी? कमांडर सन कहते हैं इसके इस फ्लैश टैप को देखकर तो लगता है इसकी ये टेक्निक इमोर्टल श्राइन वालों की है। मैंने ऐसी ही सेम टेक्निक इमोर्टल श्राइन वालों के पास भी देखी थी। फिर नीचे ग्राउंड का सीन दिखाते हैं। वो दोनों बड़ी ही स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। कमांडर जू कहते हैं क्या हमें वहाँ पर जाकर उन दोनों को रोकना चाहिए, कहीं वो लड़का हमारी प्रिंसेस को नुकसान न पहुँचा दे। जबकि कमांडर सन उसे रोक देते हैं और कहते हैं नहीं, हम लोग वहाँ पर नीचे जाकर इस फाइट में इंटरवीन नहीं कर सकते। हमें ऑर्डर्स मिले हैं, हमें छुपकर प्रिंसेस की हिफाजत करनी है। हम यहाँ पर छुपकर ही सब कुछ देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमारी प्रिंसेस को नुकसान पहुंचा सके। नेक्स्ट सीन फिर से ग्राउंड का दिखाया जाता है। 4 घंटे की फाइट करने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं और वो दोनों वहाँ पर खड़े लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं। मिंग हंसते हुए कहता है तो ये तुम्हारी पावर है, तुमने तो कहा था तुम एक प्रिंसेस हो और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरी जैसे आम लड़की के मुकाबले में तुम्हारी पावर तो बिल्कुल सेम है। प्रिंसेस उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है हाँ ये बात ठीक है कि मैं अभी अपनी ब्लड कल्टीवेशन की स्टेज पर हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लूंगी। तुम यहीं पर रुको, मैं कल वापस आऊंगी, फिर हम दोनों दोबारा से फाइट
करेंगे और फिर दिखाऊंगी मैं तुम्हें कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और साथ ही प्रिंसेस पीछे की तरफ मुड़ जाती है, जबकि मिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कल तुम वापस मत आना, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया हूँ। रॉयल प्रिंसेस तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। जबकि प्रिंसेस उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। प्रिंसेस के वहाँ से चले जाने के बाद मिंग फिर से अपने गोश्त का टुकड़ा उठाता है और खाना शुरू कर देता है और कहता है पता नहीं ये पागल लड़की कहाँ से आई थी। मिंग उसे कहती है मास्टर ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, उसने कहा था कि वो एक रॉयल फैमिली से है और वो वाकई में एक रॉयल फैमिली से है। यहाँ तक कि दो वॉरियर लेवल के एक्सपर्ट्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन चुप कर, वो दोनों एक्सपर्ट्स ही मार्शल आर्ट्स डोमिनेटर लेवल पर थे। मिंग उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मार्शल आर्ट्स डोमिनेटर लेवल कहाँ पर है वो, मुझे यहाँ पर कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा। मिंग उसे कहती है मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो दोनों ही एक्सपर्ट्स ऊपर बादलों में छुपे हुए हैं, तुम उनको देख नहीं सकते। वो दोनों इस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मिंग कहता है आखिर वो लड़की थी कौन, मैं पिछले काफी दिनों से अपने आप को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि हम दोनों की कल्टीवेशन की पावर बिल्कुल सेम थी, लेकिन फिर भी वो लड़की मुझसे ज्यादा स्ट्रांग थी, मैं उसको हरा क्यों नहीं पाया। मिंग कहती है मुझे उस भिखारी की मेमोरीज में से कुछ मिला है, मुझे लगता है कि ये लड़की एक वाकई में एक रॉयल प्रिंसेस है। इस लड़की ने कहा था कि इसकी रेजिंग फायर फुटवर्क तुम्हारे फ्लैश टैप से ज्यादा तेज नहीं है। तो रेजिंग फायर फुटवर्क इस स्पेशल टेक्निक को तो रोजफिंच डायनेस्टी वाले यूज करते हैं, मुझे लगता है कि वो लड़की रोजफिंच डायनेस्टी की प्रिंसेस होगी। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है इसलिए तो वो लड़की मुझे बार बार एक काम सा लड़का कह रही थी, इसका मतलब वो वाकई में एक प्रिंसेस है। साथ ही मिंग हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है चलो जो भी हो, चाहे वो प्रिंसेस हो या ना हो, जैसे ही वो वापस आएगी मैं उसके साथ फिर से फाइट करूंगा और मैं उसे दिखा दूंगा कि एक आम इंसान भी उसके मुकाबले में फाइट कर सकता है, वो कोई हास नहीं है। मिंग अपने पास एक और स्क्रॉल निकालती है और कहती है मेरे पास एक और 8 ग्रेड की स्पेशल स्किल है, तुम इसको भी मास्टर कर सकती हो। इस स्पेशल टेक्निक का नाम बिलो फिस्ट है, तुम जल्दी से इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हारी बॉडी को कुछ होता है तो मैं साथ ही तुम्हारी बॉडी को हील कर दूंगी और तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करूंगी। मिंग जल्दी से उस स्क्रॉल को खोल लेता है और कहता है चलो फिर ठीक है, इस टेक्निक को सीखते हैं। साथ ही मिंग उस टेक्निक के बारे में पढ़ने के बाद उस टेक्निक को सीखना स्टार्ट करता है। उसी के बाद एक केव के अंदर दिखाते हैं, वो प्रिंसेस एक केव के अंदर चली जाती है और काफी ज्यादा गुस्से में होती है। प्रिंसेस कहती है उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह पेश आने की, उसे लगता है कि मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रिंसेस कहती है तुम बस मेरा इंतजार करो, कल जब मैं तुमसे फाइट करने के लिए आऊंगी तो मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी। प्रिंसेस इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वो वहीं पर बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करना स्टार्ट करती है और कहती है मुझे आज ही ब्रेक थ्रू करना है, और वहीं पर बैठकर अपने आप को ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर देती है। दोनों ही कमांडर जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमारी छोटी प्रिंसेस वहाँ पर बैठकर अपनी बॉडी को ब्रेक थ्रू करने वाली है। लगता है कि उस लड़के ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा असर किया है, अब बहुत ही जल्दी ये एक लेवल 1 की वॉरियर बन जाएगी। मास्टर जू कहते हैं हमारी प्रिंसेस बहुत ज्यादा स्पेशल है, रोजफिंच डायनेस्टी में पिछले 500 साल में ऐसी कोई भी प्रिंसेस नहीं देखी। हमारी प्रिंसेस उस लड़के से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है और ये लड़के को हराना चाहती है, इसी वजह से ये अपनी बॉडी को कल्टीवेट करके अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रही है ताकि कल को जाकर उस लड़के को हरा सके। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है, मिंग और वो प्रिंसेस दोनों ही आमने सामने होते हैं। प्रिंसेस मिंग से कहती है आज मैं तुम्हें एक नया सबक सिखाने वाली हूँ, देखते हैं आज तुम मेरी स्ट्रेंथ के सामने कैसे टिक पाते हो। मिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम मुझे यहाँ पर सबक सिखाने के लिए आई हो, मुझे तो लगता है जैसे तुम मुझसे सबक सीखने के लिए आई हो। प्रिंसेस बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि मिंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों ही अपने अपने पंचेस को टकराते हैं और दोनों की पावर तकरीबन सेम होती है। प्रिंसेस भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है आखिर इस लड़की ने अपनी बॉडी को इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया, मैं तो रोजफिंच डायनेस्टी की एक प्रिंसेस हूँ, मैं पिछले कई सालों से अपनी बॉडी के अंदर की को गैदर कर रही हूँ ताकि मैं सिर्फ एक ही रात में अपनी बॉडी को ब्रेक थ्रू कर सकूं, ऐसा मैं ही कर सकती हूँ, ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो एक आम सा गरीब सा लड़का है। जबकि मिंग सोच रहा होता है ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने सिर्फ एक ही रात में अपनी बॉडी को ब्रेक थ्रू कर लिया है। हालांकि मैंने भी ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन मैंने मिंग की हेल्प ली है। एक दूसरे के साथ पंचेस को टकराने के बाद मिंग पीछे की तरफ जंप कर जाता है। प्रिंसेस अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ऊपर की तरफ जंप करती है और अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम फेरी फीनिक्स विंग्स होता है उसके साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो अपने स्पेशल मूव के साथ मिंग के ऊपर अटैक कर देती है। उसके स्पेशल मूव की वजह से मिंग भी पीछे की तरफ धकेला जाता है और थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, लेकिन साथ ही प्रिंसेस अपने सेकंड मूव को यूज करती है जिसका नाम स्वर्ड ऑफ फ्लेम्स होता है और उसके साथ भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। कमांडर सन कमांडर जू से कहते हैं कमांडर जू आपको क्या लगता है ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने सिर्फ 2 दिन में अपनी बॉडी को 2 स्टेज के साथ लेवल अप कर लिया है, ये लड़का तो वाकई में एक टैलेंटेड बंदा है। आप क्या कहते हैं, क्या हमें इस लड़के को अपने साथ वापस ले जाना चाहिए या फिर
इस लड़के को यहीं पर मार देना चाहिए, हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। लेकिन जैसे ही वो मिंग को मारने की बात करते हैं, मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहीं नीचे से ही अपनी पावर्स को रिलीज करती है। जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है, वो दोनों ही कमांडर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो एक सुप्रीम बीइंग है। कमांडर्स उससे माफी मांगते हुए कहते हैं अगर आप वाकई में इमॉर्टल श्राइन की एक सुप्रीम बीइंग है, हम आपसे माफी चाहते हैं। हम लोग इस लड़के के बारे में बहुत ही बुरा भला सोच रहे थे, लेकिन अब हमें आप माफ कर दे। हमें इस बारे में नहीं पता था कि आप इस लड़के को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सामने से उन्हें कोई भी जवाब नहीं आता, यानी उन्हें बीइंग नजर नहीं आ रही, लेकिन उसकी पावर उन्हें महसूस होती है। कमांडर सन कहते हैं मुझे लगता है कि सुप्रीम बीइंग अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहता, यहीं पर रहकर इंतजार करना होगा, शायद किसी न किसी वक्त तो हमारे सामने आएगा। नेक्स्ट सीन फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस मिंग को बड़ी बुरी तरह से पीट रही होती है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उससे बहुत ज्यादा है। मिंग उससे बहुत ज्यादा मार खाता है और काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। प्रिंसेस उसे कहती है क्या तुम्हें पता चला कि एक आम इंसान और एक रॉयल फैमिली की लड़की में कितनी ज्यादा पावर डिफरेंस है। हालांकि हम दोनों सेम लेवल पर हैं, लेकिन फिर भी मेरी की पावर तुमसे ज्यादा है। मिंग उसे कहता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, चलो फाइट को फिर से कंटिन्यू करते हैं। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा अलग है। हालांकि ये मुझसे इतनी ज्यादा मार खा चुका है, लेकिन फिर भी ये मुझसे फाइट करना चाहता है। लगता है कि इसकी जीतने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रिंसेस पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है तुम इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हो, जाकर और थोड़ी प्रैक्टिस करो, हम लोग कल मिलेंगे, मैं तुमसे कल आकर फाइट करूंगी, अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। नेक्स्ट सीन अगले दिन की फाइट का दिखाया जाता है और फिर नेक्स्ट सीन तीसरे दिन की फाइट का दिखाया जाता है और फिर नेक्स्ट सीन चौथे दिन की फाइट का दिखाया जाता है। प्रिंसेस और मिंग काफी दिनों तक इसी तरह फाइट करते रहते हैं। काफी दिनों के बाद प्रिंसेस वापस आती है और उसे कहती है तो आपसे लड़के क्या तुम मुझसे मार खाने के लिए तैयार हो। मिंग उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो और चलो मुझसे फाइट करो और दिखाओ तुम्हारे पास कौन से स्पेशल मूव्स हैं। मिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर रोज यहाँ पर तुमसे मार खाने के लिए आता हूँ? हर रोज यहाँ पर मार खाने के बाद रात को बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता हूँ ताकि मैं अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा सकूँ। प्रिंसेस मिंग से कहती है तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि तुम कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हर रोज मुझसे मार खाने के लिए आ जाते हो। आए तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझे हरा नहीं सकते? मिंग प्रिंसेस से कहता है पीछे हमने जितनी भी फाइट्स की हैं उसमें मैंने कोई भी मार्शल आर्ट्स का स्किल यूज नहीं किया था, सिर्फ मैं अपनी फुटवर्क से टेक्निक्स को यूज करते हुए तुम्हें डॉज कर रहा था, लेकिन इस बार मैं सबसे वीकेस्ट स्किल को यूज करने वाला हूँ। जबकि मिंग सोच रहा होता है अब जबकि मैंने बिलो फिस्ट टेक्निक को सीख लिया है उससे मैं इसके ऊपर यूज कर सकता हूँ, चलो देखते हैं कि मैंने उस टेक्निक को सही से मास्टर किया है या नहीं। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है लगता है कि तुम्हें सिर्फ मार्शल आर्ट्स का एक ही स्किल आता है, तो इसी बात से ये बात साबित होती है कि तुम वाकई में एक आम और गरीब से बंदे हो, तुम्हें सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट्स का स्किल आता है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है ऐसी बात नहीं है, ये इधर उधर की बातें छोड़ो, तुम मुझे बस इतना बताओ क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो या नहीं। प्रिंसेस उसे कहती है अगर ऐसी बात है चलो फिर फाइट करते हैं, और वो अपनी स्किल को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन मिंग भी अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। प्रिंसेस ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है पहली बार जब मैंने स्किल को यूज किया था तब ये इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया था। मिंग प्रिंसेस से कहता है मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है, सरेंडर कर दो वरना तुम्हें जख्मी हो जाओगी। प्रिंसेस ऊपर की तरफ जंप करती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहती है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूं, तुम्हारे सपनों में, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। मिंग भी अपनी बिलो फिस्ट टेक्निक को रेडी करता है और उसे पंच मारने के लिए रेडी होता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम अपनी मर्जी से सरेंडर नहीं करती तो मेरी इस टेक्निक को देखने के बाद तुम जरूर सरेंडर करोगी। प्रिंसेस उसकी की पावर को रिलीज होते हुए देखकर कहती है इसकी की पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लगता है कि ये अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला है, मुझे भी अपनी फुल पावर को यूज करना पड़ेगा। और वो भी अपनी फुल पावर को यूज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और वो दोनों ही अटैक करने के लिए आमने सामने होते हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे प्रिंसेस की पावर ज्यादा पावरफुल है या फिर मिंग की बिलो फिस्ट टेक्निक ज्यादा पावरफुल है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था प्रिंसेस और मिंग के दरमियान में फाइट हो रही होती है। प्रिंसेस कहती है मुझे अपनी फुल पावर को यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये लड़का भी अपने नए स्किल को यूज करने वाला है, और वो दोनों ही अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। प्रिंसेस अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जैसे ही उस पर अटैक करने लगती है, मिंग फिर से अपने फ्लैश स्टेप को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे चला जाता है। मिंग जहाँ पर उसको बेवकूफ बनाता है, वो यहाँ पर नए स्किल को यूज नहीं कर रहा बल्कि पुरानी स्किल को यूज कर रहा होता है। वो पीछे की तरफ से जाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है, साथ ही अपनी उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी उंगलियां गाड़ देता और कहता है मैंने तुम्हारी डेथ एक्यूपंक्चर वाली नर्व्स को दबा दिया है, अब तुम हार चुकी हो। लेकिन साथ ही प्रिंसेस के चेहरे की तरफ दिखाते हैं। प्रिंसेस बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और उसी वक्त उसके गार्डियंस की तरफ भी दिखाते हैं। वो दोनों ही कमांडर गुस्से के साथ लाल पीले हो जाते हैं और कहते हैं इस बदतमीज लड़के की हिम्मत तो देखो, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस को इस जगह पर टच करने की। जबकि कमांडर सू कह रहे होते हैं अगर यहाँ पर सुप्रीम बीइंग नहीं होती तो मैं अभी यहाँ पर
जाता और जाकर इस लड़के को अच्छा सबक सिखाता। मिंग प्रिंसेस से कहता है अब जबकि मैंने तुम्हारी डेथ एक्यू पॉइंट को प्रेस कर दिया है, अब मैं जीत चुका हूँ, ऐसी बात है ना। जबकि प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो साथ ही पीछे की तरफ घूमते हुए उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है। प्रिंसेस उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के बाद वहाँ से रोते हुए भाग जाती है और उसे कहती है कमीने कहीं के ठरकी इंसान, तुम बस 3 साल तक इंतजार करो, मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी कि तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगी, तुम बहुत बड़े ठरकी और कमीने इंसान हो। मिंग अपने चेहरे पे हाथ रखकर खड़ा होता है और बिमिंग से कहता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। बिमिंग उसे कहती है मास्टर आपने उसके ब्रेस्ट के ऊपर टच किया था, आपको किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मिंग उसे कहता है तो इसमें क्या बड़ी बात है, फाइट के दौरान कौन लड़की और कौन लड़का, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने उसके ब्रेस्ट को टच किया था। लेकिन साथ ही वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, लेकिन वो था बहुत ज्यादा नरम। नेक्स्ट सीन में मिंग एक पहाड़ी के ऊपर बैठा होता है और वो बिमिंग से कहता है मुझे 2 महीने हो चुके हैं अपनी फैमिली को छोड़े हुए, पिछले 2 महीने से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एक जंगली इंसान की तरह यहीं पर जंगल में रह रहा हूँ। बिमिंग उसे कहती है मास्टर आपने यहाँ पर 2 महीने तक जितनी भी ट्रेनिंग की है उस सब का फल आपको मिल रहा है, आपने वाकई में बहुत कुछ हासिल किया है, आपने फ्लैश स्टेप को सीख लिया है, इसके अलावा बिलो पंच को भी आपने सीख लिया है और इस वक्त तुम मार्शल आर्ट्स के ग्रेट डिसाइपल 5 की स्टेज पर पहुंच चुके हो और ये डिवाइन क्लोक जो कि तुम्हारे पास है इसकी वजह से अब तुम अपने सेम लेवल के किसी भी बंदे को आसानी से हरा सकते हो, सिर्फ वॉरियर ही तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं और कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मिंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है बहुत ही जल्दी हमारी जी क्लैन में यहाँ पर एक वॉरियर टूर्नामेंट होने वाला है, जहाँ पर इस टूर्नामेंट को जीतने पर हमें रेड सन सेक्टर में एक स्टूडेंट बनकर जाने का मौका मिलेगा। जबकि जी फैमिली में ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं है जो कि मेरा मुकाबला कर सके, तो मुझे उन सबसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं गाँव में वापस जा रहा हूँ। चलो वापस जाकर जी फैमिली के सारे बुढ़ाओं को एक सरप्राइज देते हैं। नेक्स्ट सीन उसके गांव का दिखाया जाता है। गली में मौजूद सारे लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो एक मॉन्स्टर है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इसने अपने कंधे के ऊपर एक बड़े से बोर को उठा रखा है, उसका वजन 200 किलोग्राम तो होगा और साथ ही इसने एक हिरन को भी उठा रखा है, वो भी काफी ज्यादा भारी लग रहा है। आखिर ये लड़का आया कहाँ से है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर इस सीन को देखकर मेरे जहन में सिर्फ एक ही एनिमे कैरेक्टर आया था, हो सकता है कि आपने भी उस एनिमे को देखा हो। एनिमे का नाम गोरमे हंटर है। मिंग ने अपने कंधे के ऊपर एक बड़े से बोर को उठाया होता है और साथ ही उसने एक बड़ा सा हिरन भी पकड़ा होता है और वो दोनों ही बहुत ज्यादा मोटे ताजे होते हैं। सारे लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि उनमें से कुछ लोग उसको पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो लूजर मिंग है। वो लोग जी फैमिली के गार्ड्स होते हैं, वो कहते हैं पिछले 2 महीने से हम लोग इस लड़के को लगातार ढूंढ रहे हैं और इस लड़के को तो देखो ये किस तरह यहाँ पर वापस आ गया है। मिंग उस बड़े से बोर को उठाकर सीधा एक होटल के अंदर चला जाता है और जाकर उसकी टेबल पे रखते हुए उस बंदे से कहता है मैं इन दोनों के बदले में कुछ खाना खाना चाहता हूँ। वो होटल वाला बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आता हूँ और वो उसके लिए बहुत सारा खाना ले आता है। मिंग भी असली का खाना देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है काफी ऐसे के बाद पका हुआ खाना देख रहा हूँ, वरना मैं तो वहाँ पर बुना हुआ गोश्त खा खा कर बहुत ज्यादा तंग आ गया था। उसको वहाँ पर खाने के लिए चावल भी मिलते हैं। वो उनको देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि दोबारा मुझे कभी चावल देखने को भी मिलेंगे। मिंग उसे कहती है मास्टर ये तो सिर्फ चावल है, आपको इसके लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की क्या जरूरत है। मिंग रोते हुए चावल खाना स्टार्ट करता है और कहता है तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुमने 2 महीने तक किसी जंगल में जाकर बुना हुआ गोश्त नहीं खाया, मुझे तो चावल का टेस्ट भी भूल चुका है। आज तो मैं यहाँ पर भरपेट खाने वाला हूँ। लेकिन वहाँ पर जी फैमिली का एक लड़का आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी टेबल को भी तोड़ देता है। मिंग जल्दी से पीछे की तरफ जंप कर जाता है। वो लड़का उसे कहता है पिछले 2 महीने से हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ पर बैठे मजे उड़ा रहे हो। मिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है अब जबकि जियांग का कुत्ता यहाँ पर है तो इसका मतलब इस कुत्ते का मालिक भी यहीं पर होगा। जियांग कहाँ पर है? उसी वक्त जियांग भी अंदर आ जाता है, उसके साथ एक और बंदा भी होता है। जियांग उसे कहता है तो मिंग जी फाइनली हम लोगों ने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम मेरी टांग तोड़कर यहाँ से भाग गए थे लेकिन इस बार नहीं बच पाओगे। मिंग कहता है तुम तो अपने साथ कियांगशी को भी लेकर आए हो, चलो फिर देखते हैं कि तुम्हारे ये दोनों पालतू कुत्ते मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हैं। जियांग उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो और साथ ही वो यांगजी और कियांगजी से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के की दोनों टांगे तोड़ दो। आज हम लोग इसकी सिर्फ टांगे नहीं तोड़ेंगे, इसने मेरी टांग तोड़ी थी, हम लोग इसे इतना ज्यादा मारेंगे और इसके बाद मैं इसके ऊपर सूसू करूंगा, चलो जल्दी से इसे पीटो। वो दोनों ही जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन दोनों के हाथ में तलवारें होती हैं, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते हैं मिंग अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए वहाँ से पीछे की तरफ हट जाता है। लांगजी और कियांगजी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर इसने कौन सी टेक्निक को यूज किया है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। मिंग उन दोनों को गुस्से के साथ कहता है मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहाँ से अपनी दुम दबाकर भाग जाना चाहिए क्योंकि अब मुझे सिर्फ बदला लेना है और मैं सिर्फ लोगों को मारने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम दोनों यहाँ पर रुके तो तुम दोनों को भी मार डालूंगा। उसकी बात सुनने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर से उस पर
अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिंग अपनी बिलो 8 फिस्ट को यूज करते हुए सबसे पहले लॉन्ग जी के ऊपर अटैक करता है और साथ ही बड़ी स्पीड के साथ पीछे की तरफ घूमते हुए क्यांग जी को भी एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो दोनों पीछे दीवार के साथ जाकर गिरते हैं। जियांग जी देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने सिर्फ सिंगल पंच को यूज करते हुए इन दोनों को कैसे हरा दिया, आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। मिंग जियांग की तरफ देखता है और उसे कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मेरी बॉडी के ऊपर सुसु करना चाहते हो, चलो फिर जल्दी से आओ और कर दिखाओ। मिंग जियांग की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है, जबकि जियांग बेचारा बहुत ज्यादा डर रहा होता है। मिंग उसे कहता है मैंने तुम्हारी टांग तोड़ी थी, इसी वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम तो यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आए थे, चलो आगे बढ़ो और मुझसे बदला लो। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है असल में बात यह है कि मैंने आज बहुत ही कम पानी पिया था, इसलिए मुझे सुसु नहीं आ रही, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज मैं तुम्हारे पर सुसु कर सकता हूँ। और साथ ही वो भागना शुरू कर देता है और कहता है अभी मैं घर चला जाता हूँ और घर जाकर बहुत सारा पानी पीकर वापस आता हूँ ताकि मैं फिर सुसु कर सकूँ। जियांग भागता हुआ बाहर जाकर अपने घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। वो अपने घोड़े पर बैठकर वापस अपनी जी फैमिली की तरफ जा रहा है ताकि उसके फादर उसे बचा सके, जबकि मिंग भी उसका पीछा कर रहा होता है। जियांग बहुत ज्यादा घबराया होता है। जियांग कहता है अगर इस लड़के ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे बहुत ज्यादा पीटेगा। और साथ ही जियांग अपने बचपन की एक मेमोरी दिखाता है कि बचपन में जियांग ने मिंग को अपना घोड़ा बनाया होता था और वो मिंग के ऊपर बैठकर उसके बालों को खींचकर उसे अपना घोड़ा बनाकर उसे गली में चला रहा होता है, जबकि सभी लोग जियांग को चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि मिंग पहले बहुत ज्यादा वीक हुआ करता था। जियांग कहता है अगर इसे बचपन की वो सारी बातें याद हुई तो वो उन सारी बातों का मुझसे बदला लेगा। बचपन में मैंने इसके साथ बहुत ही बुरा किया है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा क्योंकि अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार डालेगा। जियांग अपने घोड़े पर आगे की तरफ भाग रहा होता है, जबकि मिंग भी उसके पीछे पीछे पैदल ही भाग रहा होता है। देखने वाले भी देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का एक घोड़े का पीछा कैसे कर सकता है, ये लड़का तो वाकई में घोड़े से भी ज्यादा तेज है। मिंग बड़ी स्पीड के साथ भाग रहा होता है। वो उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और जैसे ही अपने पंजे से उस पर अटैक करने लगता है उसी वक्त सामने से आवाज आती है। कोई जियांग से कहता है नेफ्यू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो। मिंग भी वहीं पर रुक जाता है, जबकि जियांग अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है और वो जैसे ही वहाँ पर अंकल वू को देखता है वो भागता हुआ उसके पीछे जाकर जाता है और कहता है अंकल वो प्लीज मुझे इस लड़के से बचा ले, ये लड़का पागल हो गया है। अंकल वो उसे कहते हैं ये तो तुम्हारा कजिन है, फिर ये तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है। जबकि मिंग भी उसकी तरफ देखता है और कहता है अंकल वो ये तो हानियों का बाप है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मिंग उनके सामने हाथ बांधते हुए रिस्पेक्ट देते हुए कहता है अंकल वो मैं हूँ, मेरा नाम मिंग जी है, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अंकल वो मिंग से कहते हैं मिंग ये तुम्हारा कजिन है, फिर तुम इसके पीछे क्यों लगे हुए, तुम इस पर अटैक क्यों करने वाले थे। जबकि अंदर से अंकल वो यही सोच रहे होते हैं मुझे तो लगा था कि ये लड़का बहुत ज्यादा वीक है क्योंकि जी फैमिली वाले इसे खाना भी खाने को नहीं देते, लेकिन अब जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये अपनी डिसाइपल ग्रेड की 5th लेवल पर है और ये पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मिंग अंकल वू से कहता है अंकल वू ये मेरा मसला है, आपको मेरे मसले में नहीं पड़ना चाहिए, इस लड़के के साथ मेरा एक हिसाब है जो मुझे चुकाना है। अंकल वू के साथ खड़ा एक बंदा आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर के साथ इस तरह बात करने की, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। बिमिंग मिंग से कहती है मास्टर हमें इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, ये डिसाइपल ग्रेड के 10th लेवल पर है, यानी कि आपसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ और भी जो लोग खड़े हैं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इन सब के साथ एक साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। मिंग बिमिंग की बात सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है अंकल वो आपके लिए मैं इसको इस बार छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अंकल वो जियांग से कहते हैं काफी ज्यादा देर हो चुकी है, चलो वापस घर चलते हैं। नेक्स्ट सीन जी फैमिली के हाल का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे एल्डर्स इकट्ठे होते हैं। वो सारे एल्डर्स ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं जो कि जियांग ने आकर उनको बताई है। वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि आखिर मिंग ने अपनी बॉडी कल्टीवेशन को दोबारा से कैसे स्टार्ट कर लिया। जियांग उन सब से कहता है हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अगर अंकल वो वहाँ पर नहीं होते तो उसने तो मुझे मार देना था, उसने अपनी की कल्टीवेशन को दोबारा से स्टार्ट कर लिया है। जिंग चिल्लाते हुए उससे कहता है मुझे लगता है कि तुमने दिन में कोई सपना देखा है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने ग्रैंडपा की बात मानने के बाद उसके मेरिडियंस को कट कर दिया था, वो अब अपनी जिंदगी में कभी भी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर सकता, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो अपनी की को गैदर कर रहा था। मिंग ने जिस यांगजी के ऊपर अटैक किया था वो भी वहीं पर होता है। ग्रैंडफादर यांगजी से कहते हैं यांगजी तुमने उस लड़के के साथ फाइट की है, हमें बताओ कि वो लड़का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। यांगजी जो कि वहाँ पर पट्टियों में लिपटा पड़ा होता है वो उन सब से कहता है वो लड़का वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि वो मार्शल आर्ट्स के डिसाइपल स्टेज के 5th लेवल पर है, लेकिन फिर भी उसकी पावर 10th लेवल के बराबर है। जिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो मार्शल आर्ट्स के डिसाइपल लेवल 5 तक कैसे पहुंच गया। अगर वाकई में ऐसी बात है तो इसका मतलब पूरी जी फैमिली में उसके जैसा कोई जीनियस दूसरा नहीं है जो कि उसको हरा सकेगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 05 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जियांग वापस आकर फैमिली हेड्स को इस बारे में बताता है कि मिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब तो वो अपनी की पावर को भी यूज कर सकता है। सभी लोग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं अगर वो लड़का वाकई में ग्रेड 9 के डिसाइपल 5th लेवल पर पहुंच चुका है तो वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ पर जी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको हरा सके। मुझे लगता है कि मुझे उसे मारने के लिए और कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। ग्रैंडफादर कहते हैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि मिंग इस मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन में हिस्सा ले। कहीं ऐसा ना हो कि वो इस मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन को जीतकर रेड सन सेक्टर में डिसाइपल के तौर पर चला जाए। यहीं पर ग्रैंडफादर के कजन ब्रदर भी खड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं अगर तुम वाकई में मिंग को मरवाना चाहते हो तो हमें नहीं लगता कि जी फैमिली में से किसी को ये करना चाहिए। मेरे पास कोई ऐसा है जो कि ये काम बहुत ही अच्छे से कर सकता है और वो जी फैमिली से भी नहीं है। तुम इस काम का जिम्मा मुझे दे दो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ वो कल तक जिंदा नहीं रहेगा। नेक्स्ट सीन मिंग का दिखाते हैं जो कि एक होटल के रूम में बैठा अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहा होता है। मिंग सोच रहा होता है अभी तक तो जियांग ने वापस जाकर सारे फैमिली हेड्स को इस बारे में बता दिया होगा कि मैं वापस आ चुका हूँ और मेरी कल्टीवेशन भी वापस आ चुकी है, लेकिन अब जबकि मैंने उनके खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया है तो फिर मुझे उन सबसे फाइट करना ही पड़ेगी। अब डरने की क्या जरूरत है। मिंग वहीं पर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है कि उसी वक्त उसे अपनी खिड़की में एक साया नजर आता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से अपनी खिड़की खोलकर उसके पीछे लग जाता है। वो बंदा जो भी होता है वो घरों के ऊपर से छलांगे लगाता हुआ वहाँ से भागना शुरू कर देता है। मिंग पहले तो उसे रुकने का कहता है लेकिन साथ ही वो भी उसका पीछा करना स्टार्ट करता है। मिंग कहता है मुझे लगता है कि जी फैमिली वालों ने यहाँ पर भेजा होगा मुझ पर नजर रखने के लिए। जी फैमिली में ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं है जो कि मेरा मुकाबला कर सके। हो सकता है कि वो मेरे पर नजर रख रहे हैं। मिंग उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो बंदा जाकर एक नदी के किनारे रुकता है। मिंग भी उसके पीछे जाकर वहीं पर रुक जाता है। वहाँ पर रुकने के बाद वो पीछे की तरफ घूमता है। मिंग उसे कहता है कौन हो तुम और तुम मेरी खिड़की के बाहर मुझ पर नजर क्यों रख रहे थे। लेकिन जैसे ही मिंग उसके चेहरे की तरफ देखता है मिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मिंग कहता है मैंने इसको पहले कभी भी नहीं देखा, ये कौन है, ये तो जी फैमिली का मेंबर नहीं है। वो बंदा जिसने हुड पहनी होती है वो आके से हंसना शुरू कर देता है और साथ ही वो अपनी एक स्पेशल स्किल को यूज करता है। वो किसी किस्म का डार्क मैजिक यूज कर रहा होता है। वो अपनी की पावर को यूज करते हुए कुछ ब्लैक स्मोक सा निकालता है जो कि मिंग को जाकर जकड़ लेता है। उसके ब्लैक स्मोक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो मिंग के गले के इर्द गिर्द लिपट जाता है। मिंग उससे अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं करवा पाता। वो कहता है आखिर ये है क्या चीज। फिर मिंग उसे कहती है मास्टर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ये एक वॉरियर लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। अभी इसने अपनी की पावर को रिलीज किया है। ये इसकी की पावर है जो कि आपकी बॉडी के इर्द गिर्द लिपटी हुई है। मुझे नहीं लगता कि आप इसकी की पावर से बाहर निकल पाएंगे, इसलिए आपको यहीं पर रेजिस्ट करना होगा। मिंग उसे कहता है हाँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ। फूड वाला बंदा जल्दी से आगे बढ़ता है और मिंग को गले से पकड़ लेता है। वो मिंग के गले को इतनी जोर से दबाता है कि मिंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो मिंग को अपने कंधे पर उठाकर एक गुफा की तरफ चल देता है। वो मिंग को एक गुफा के अंदर ले जाता है और वहीं पर जाकर उसको फेंक देता है। फिर वो अंदर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जब मिंग को होश आती है, मिंग की आंखें खुलते ही उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो सारी बहुत ज्यादा घबराए होते हैं। मिंग सोच रहा होता है लगता है कि इन सारे लोगों को भी उसी हुड वाले बंदे ने यहाँ पर लेकर आया है। आखिर ये जगह कौन सी है और वो इन सबको यहाँ पर पकड़कर क्यों लाया है। यहीं पर एक और बंदे को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरा होता है और वो रो रहा होता है। लेकिन उसी वक्त एक एनर्जी से बना हुआ बड़ा सा हाथ बाहर की तरफ निकलता है और उसे पकड़कर गुफा के अंदर खींच कर ले जाता है। और उसके बाद गुफा के अंदर से उस बेचारे बंदे के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। मिंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर अंदर चल क्या रहा है। मिंग वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबसे बात करने की कोशिश करता है। वो उनसे पूछता है क्या आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है। लेकिन वो सारे लोग डर के मारे बहुत ज्यादा घबराए होते हैं और कोई भी जवाब नहीं दे पाते। मिंग कहता है लगता है कि ये सारे लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं इसलिए मुझे जवाब नहीं दे पाएंगे। उसी वक्त वो एनर्जी से बना हुआ बड़ा सा हाथ बाहर की तरफ निकलता है और इस बार मिंग की बारी होती है और वो बड़ा सा हाथ मिंग को पकड़ता है और खींचते हुए गुफा के अंदर ले जाता है और उसे वहाँ पर जाकर पटक कर फेंकता है। जबकि वहीं पर क्लिप के ऊपर दिखाते हैं वही हुड वाला बंदा बैठा होता है जिसने मिंग को पकड़ कर लाया था। वो हुड वाला बंदा काफी ज्यादा खुश होता है और मिंग से कहता है तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि आज मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मिंग उससे पूछता है तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। वो बंदा उसे कहता है मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुम मुझे देखकर अभी तक डरे नहीं। बाकी के लोग तो मुझे इस तरह देखकर अपनी पैंट्स को भी गीला कर देते हैं, लेकिन तुम लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर हो। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ। मैं ब्लैक विंड सेक्टर का हेड हूँ। हमारे सेक्टर के ऊपर दुश्मन ने
अटैक किया था और हमारे सारे लोग मारे गए। मेरी सारी की सारे लोग जितने भी लोग थे वो सब मारे गए। मैं वहाँ से भाग आया, हालांकि मैं बहुत ज्यादा जख्मी भी था। मुझे अपनी बॉडी को हील करने के लिए और अपनी की पावर को रिस्टोर करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत थी और मेरे पास एक स्पेशल स्किल था जिसे मैं यूज करके अपनी की पावर को दोबारा से इंक्रीज कर सकता था। और वो स्पेशल स्किल दूसरे लोगों से उनकी की पावर को एब्जॉर्ब करना था। मैं दूसरे लोगों को मारने के बाद उनकी की पावर को चोरी कर सकता हूँ। मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों को मारा है ताकि मैं अपनी की पावर को बढ़ा सकूं। तुम मुझे एक डेविल कल्टीवेटर भी कह सकते हो। और रही बात तुम्हें पकड़कर लाने की, तो कुछ दिन पहले जी फैमिली के एक एल्डर से मिला था। जी फैमिली के मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान है, इसलिए मैं उनके एहसान का बदला चुका रहा हूँ। मिंग सोच रहा होता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये एक वॉरियर लेवल का है, मैं इसके साथ फाइट नहीं कर पाऊंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। मिंग उसे कहती है मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब ये आपकी बॉडी से आपकी की पावर को एब्जॉर्ब करने लगेगा तब मैं इसको कंट्रोल में कर लूंगी, आप टेंशन न लें। वो बंदा उसे कहता है चलो ठीक है। अब हमारी बातें खत्म हुई और साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे खींचकर अपने पास ले आता है ताकि वो उसकी की पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके। वो मिंग के सर पे अपना हाथ रखता है और उसकी की पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो उसकी की पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसकी की पावर बहुत ज्यादा प्योर है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। लेकिन साथ ही मिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पावर्स को चोरी करने की। और उसी वक्त दिखाते हैं मिंग उसके माथे के ऊपर अपने दोनों हाथ रखती है और उसकी की पावर को चोरी करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर के लिए वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अभी भी ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी बॉडी से एनर्जी निकलकर इसकी बॉडी में जा रही है। लेकिन साथ ही वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसकी बॉडी से मेरी बॉडी में आ रही है। तो फिर से उसकी बॉडी से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन साथ ही मिंग उसकी बाजू को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसके हाथ को छोड़ता नहीं। वो चिल्लाकर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। थोड़ी देर में दिखाते हैं कि उस हुड वाले बंदे की आंखें भी काली पड़ जाती हैं क्योंकि उसकी काफी ज्यादा की एनर्जी मिंग ने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर ली है। अब वो डेविल कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अब मैं क्या करूँ, मुझे लगता है कि मुझे इसके सामने नाटक करना होगा। मिंग से कहता है योर एक्सीलेंसी प्लीज मेरी जान बख्श दे, मैं जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मुझे तो जी फैमिली वालों ने ऐसा करने को कहा था। अगर आपने इसी तरह मेरी की पावर को एब्जॉर्ब करना नहीं बंद किया तो मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊंगा, मेरी सारी की सारी की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। मिंग को उसकी बात सुनने के बाद उस पर तरस आ जाता है और वो अपने हाथ की ग्रिप को थोड़ा सा लूज कर देता है। डेविल कल्टीवेटर उसकी तरफ देखता है और कहता है मुझे लगा ही था ये भी बच्चा है, इसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी बातें सुनते ही ये मेरी बातों में आ गया और इसने अपनी ग्रिप को थोड़ा सा लूज कर दिया है, बस थोड़ा सा और नाटक करना है। साथ ही वो अपने घुटने टेक देता है और नटंकी स्टार्ट करते हुए कहता है मास्टर जरा मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ, मैं तुमसे फाइट करने के लायक भी नहीं हूँ, प्लीज मेरी जान बख्श दो, जी मारकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि अंदर से वो सोच रहा होता है जैसे ये मेरा हाथ छोड़ेगा उसके बाद मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। मिंग उसकी बातें सुनने के बाद अपने हाथ की ग्रिप को थोड़ा सा और लूज कर देता है जबकि वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। ये लड़का मेरी बातों में आ रहा है और बहुत ही जल्दी ये मेरे बाजू को छोड़ देगा। मिंग उसे कहती है मास्टर ये तुम क्या कर रही हो, तुम इसे छोड़ क्यों रहे हो। मिंग उसे कहता है मुझे लगता है कि इसके साथ बहुत ही गलत हुआ है, हम इसे एक सेकंड चांस देकर देखते हैं। बिमिंग उसे कहती है मास्टर मुझे आप कोई बेवकूफ लगती है, जब इसने आपको पकड़ा था तब इसने आपको कोई सेकंड चॉइस नहीं दी, अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो अब तक तो आप मर चुके होते। और ना ही उस भिखारी ने आपको कोई सेकंड चांस दिया था, उसने भी आप पर अटैक करके आपकी बॉडी आपसे छीन ली थी। क्या आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं, लोगों की बातों में आसानी से आ जाते हैं। ये फैमिली वालों ने हमेशा आपकी इंसल्ट की है, कभी भी आपको अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं माना, उन्हीं की वजह से आपको जंगलों में जाकर रहना पड़ रहा है, तभी भी आप लोगों को सेकंड चांस देने के बारे में सोच रहे हैं। मिंग उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है बिमिंग तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कभी किसी ने मुझे सेकंड चांस नहीं दिया, मैं भी इसको नहीं दूंगा। और साथ ही वो अपने हाथों की ग्रिप को और भी ज्यादा टाइट कर लेता है। जैसे ही वो अपने हाथों की ग्रिप को और भी ज्यादा टाइट करता है, उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी की पावर होती है, उसने जितने भी लोगों से एब्जॉर्ब की होती है, वो सारी की सारी पावर मिंग अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो डेविल कल्टीवेटर चिल्लाता हुआ वहीं पर नीचे गिर जाता है, यानी कि उसकी बॉडी बिल्कुल सूख जाती है, उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन मिंग ने एब्जॉर्ब कर ली है। बिमिंग उस इवल कल्टीवेटर के पास से एक थैली निकाल कर लाती है और कहती है मास्टर इसके पास एक ग्रैब बैग है, मुझे लगता है कि इसने लोगों से सारे माल को चोरी किया है, इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है। मिंग जल्दी से उस बैग को खाली करता है तो उसके अंदर से बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स और बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स निकलते हैं। मिंग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है लगता है ये इवल कल्टीवेटर बहुत ज्यादा अमीर होगा, इसके पास तो बहुत कुछ है। उनमें से एक गोल से एनर्जी बॉल को उठाता है और कहता है बिमिंग तुम्हें पता है कि ये क्या चीज है, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। बिमिंग उसे कहती है ये एक फर्स्ट ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन है, इसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, अगर तुम इसे मार्केट में बेचोगे तो ये अकेला स्पिरिचुअल स्टोन 100 किलोग्राम गोल्ड के बराबर है। ये बात सुनते ही मिंग की आंखें भी चमकना शुरू हो जाती है और मिंग कहता है अब तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो चुका हूँ, मेरे हाथ में बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स लग गए हैं। और वो जल्दी से उस सारे माल को उठाकर वापस से बैग में डालना स्टार्ट कर देता है। मिंग बिमिंग से पूछता है उस इवल कल्टीवेटर ने तुम्हारे बारे में कोई बात क्यों नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसको दिखाई नहीं देती, तुम सिर्फ मुझे दिखाई देती हो। बिमिंग
उसे कहती है, हाँ मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई देती हूँ क्योंकि तुमने जो डिवाइन क्लॉक पहना हुआ है मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। जब तक तुम उस डिवाइन क्लॉक को पहने रखोगे मैं तुम्हारी बॉडी के साथ जुड़ी रहूंगी और मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी बॉडी के अलावा किसी की बॉडी को टच नहीं कर सकती जब तक कि तुम किसी दूसरे बंदे की बॉडी को टच नहीं करते। तुमने उसके बाजू को पकड़ा हुआ था, इसी वजह से मैं उसके माथे पर अपना हाथ रख पाई और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाई। और साथ ही बिमिंग मिंग से कहती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें मेरे ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। मैं सिर्फ स्पेशल केसेस में ही तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मिंग उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आज के बाद बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि इस तरह का कोई भी इवल कल्टीवेटर मुझे पकड़कर मुझे नुकसान न पहुंचा सके। और यहीं पर हमारी एपिसोड 06 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में मार्शल आर्ट कंपटीशन वाले दिन का सीन होता है। ये मार्शल आर्ट्स वाला कंपटीशन जी फैमिली के बैकग्राउंड में होने वाला है, जहाँ पर अरीना सजा होता है और सारे के सारे मास्टर्स वहीं पर आसपास बैठे होते हैं इस कंपटीशन को देखने के लिए। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी जनता आई होती है इस कंपटीशन को देखने के लिए, जबकि जी फैमिली के सारे एल्डर ऊपर एक ऊंची जगह पर बैठकर इस कंपटीशन को देख रहे हैं। और इस मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक जो भी इस मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन को जीतेगा उसे रेड सन सेक्टर को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। वो रेड सन सेक्टर का आउटर डिसाइपल बन सकता है। ग्रैंडपा अपने उस कजन ब्रदर से कहते हैं, हमारी फैमिली में मेरे दो पोते बहुत ज्यादा जीनियस हैं। जिंग और जियांग दोनों में इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं कि वो रेड सन सेक्टर के आउटर डिसाइपल बन सकते हैं। ग्रैंडफादर के जो कजन ब्रदर हैं उनका अपना भी एक बेटा है जिसका नाम जेन जियांग है। ये जेन जियांग रेड सन सेक्टर का इनर डिसाइपल है, जबकि इस कंपटीशन को जीतने वाला जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो आउटर डिसाइपल बनेगा। कजन ब्रदर अपने भाई से कहते हैं, हमारी फैमिली से टोटल 13 आउटर डिसाइपल्स हैं, जबकि एक इनर डिसाइपल है। अगर हमें इस बार एक और इनर डिसाइपल मिल जाता है तो हमारा रेड सन सेक्टर में हाथ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, हम लोग वो फैमिली से काफी ज्यादा पीछे हैं। हालांकि हानियो वो भी एक सेक्टर की आउटर डिसाइपल है। अंकल वो भी उसके पास ही खड़े होते हैं। वो ग्रैंडफादर से कहते हैं, अंकल वेंशन आप तो बस ऐसे ही हमारी तारीफ किए जा रहे हैं। मेरी बेटी में इतना कुछ खास नहीं है, ये तो बस इसकी किस्मत अच्छी थी जो ये रेड सन सेक्टर की एक आउटर डिसाइपल बन सकी है। और यहीं पर इस कंपटीशन को जज करने के लिए रेड सन सेक्टर से भी 2 डिसाइपल आने वाले हैं। वो सारे टूर्नामेंट को जज करेंगे। जो भी डिसाइपल जीतेगा उसको एक टोकन देकर जाएंगे। जैसे वो लोग वहाँ पर आते हैं वो सारे लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। वो दोनों डिसाइपल वहाँ पर आते हैं और सबसे कहते हैं, आप सब लोगों को इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी जगह पर बैठ जाएं। हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, जल्दी से इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करें ताकि हम लोग इसको जज करने के बाद यहाँ से जा सके। हमें एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए वापस जाना है। मास्टर वेंशेंग उन सबसे कहते हैं, चले ठीक है, हम लोग अभी इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करवा देते हैं। लेकिन साथ में भीड़ में से शोर की आवाज आनी शुरू हो जाती है। वो सारे लोग उस तरफ देखते हैं। मास्टर वेंशेंग कहते हैं, आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। वो सारे लोग कह रहे होते हैं, ये जीनियस मिंग यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो एक लूजर है, इसे यहाँ पर किसने आने दिया। मास्टर वेंशेंग अपने एक बंदे से पूछते हैं, वहाँ पर नीचे क्या हो रहा है। वो लड़का उनसे कहता है, मिंग यहाँ पर आया है, वो भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता है। ग्रैंडपा उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त मिंग को दिखाते हैं। मिंग सारी भीड़ में से बड़ी शान के साथ चलता हुआ टूर्नामेंट अरीना की तरफ आ रहा होता है। ग्रैंडपा अपने कजन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो ये तुमने इसको मारा है, मैंने तुम्हें एक मिशन दिया था लेकिन तुमने उस मिशन को फेल कर दिया, तुम तो किसी काम के नहीं निकले। उसका भाई उसे कहता है, मैंने ये मिशन एक बहुत ही काबिल वॉरियर को दिया था, वो एक ईवल कल्टीवेटर था, मुझे तो लगा था कि वो इसको मार पाएगा, मुझे तो लगा था कि वो इस काम को पूरा कर लेगा। अब ग्रैंडपा मिंग को यहाँ से निकाल नहीं सकते क्योंकि वो दोनों मैसेंजर उसे कहते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम लोग अपनी बहस बाद में कर लेना, जल्दी से कंपटीशन को स्टार्ट करो। ग्रैंडपा वहाँ पर मुझे सभी लोगों से कहते हैं, अब जबकि हम लोग इस कंपटीशन को फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं तो जितने भी ऐसे लड़के जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं वो सारे इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। मिंग भी अरीना के सेंटर में आ जाता है। वो सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, ये लूजर यहाँ पर क्या कर रहा है, इसकी तो मेरिडियंस को कट कर दिया गया है, ये तो की को भी कल्टीवेट नहीं कर सकता, फिर इसके यहाँ पर आने का क्या फायदा है, क्या ये यहाँ पर मरने के लिए आया है। मिंग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सीधा अरीना के सेंटर में चला जाता है और उन सबसे कहता है, मैं यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद जिंग चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, यहाँ से दफा हो जाओ, तुम इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि ये कंपटीशन किसी लूजर के लिए नहीं है बल्कि ये वॉरियर्स के लिए है। जियांग भी उसे कहता है, हाँ बड़े भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ से दफा हो जाओ, तुम एक लूजर हो। मिंग जियांग को घूर कर देखता है। जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है और जिंग के पीछे छुप जाता है और उसे कहता है, बड़े भाई ये मुझे घूर कर देख रहा है, प्लीज मुझे इससे बचाओ। मिंग ग्रैंडपा की तरफ देखता है और ग्रैंडपा उसकी तरफ देखने के बाद कहते हैं, ठीक है मिंग को भी रजिस्टर कर लो, ये इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाइड है। रजिस्ट्रेशन डेस्क के ऊपर दिखाते हैं। वो मिंग का नाम भी लिख लेते हैं। सब कुछ फाइनल करने के बाद रिसेप्शन डेस्क वाला कहता है,
है इस बार जी फैमिली से टोटल 38 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। तो इस कंपटीशन के रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। आपको फाइट करनी है, 1-on-1 फाइट करनी है और जो भी सबसे ज्यादा फाइट्स को जीतेगा यानी एंड तक टिकेगा सिर्फ वही रेड सन सेक्टर का आउटर डिसाइपल बनने के लायक होगा। और यहाँ पर मैच को सिलेक्ट करने के लिए कि आपका अपोनेंट कौन होगा, यहाँ पर वो बच्चों को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं और दोनों साइड पर एक बॉटल के अंदर उन्होंने लकड़ी के टुकड़े के ऊपर नंबर लिखे होते हैं। वो लोग लाइंस बनाकर अपने अपने हिस्से की एक लकड़ी का टुकड़ा उठाते हैं। मिंग आगे बढ़ता है और उस बास्केट के अंदर से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उसके ऊपर नंबर 1 लिखा होता है। जबकि वहीं पर दूसरी साइड पर उनके ओपोनेंट्स की बकेट होती है जिसके अंदर स्टिक्स पड़ी होती है। मिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है चलो फिर देखते हैं अब मेरा ओपोनेंट कौन होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ जियांग की बुरी किस्मत, वो भी अपनी स्टिक उठाता है तो उसके ऊपर भी नंबर 1 लिखा होता है। जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर अरीना के सेंटर में जियांग और मिंग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जियांग बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहता है मेरी किस्मत तो बहुत ज्यादा बुरी है, पहले ही राउंड में मेरा सामना मिंग के साथ है, ये तो मुझे मार डालेगा। मिंग हंसते हुए उससे कहता है मुझे तो आज बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है, चलो जल्दी से आओ और मुझ पर अटैक करो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जियांग सोच रहा होता है अगर मैं इससे हार मान लेता हूँ तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इससे फाइट करता हूँ तो ये मुझे मार डालेगा, तो बेइज्जती के साथ जिंदा रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वहाँ पर जितने भी देखने वाले होते हैं वो सारे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं मिंग एक लूजर है। जियांग से कह रहे होते हैं मिंग तुम्हारे सामने खड़े होने के लायक नहीं है, जियांग जल्दी से आगे बढ़ो और इसे एक अच्छा सबक सिखाओ। क्योंकि जियांग अपने आप में ही सोच रहा होता है ये सारे लूजर्स, इनको तो इतना नहीं पता कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये तो इन सभी को मार सकता है। ग्रैंडफादर भी चिल्लाकर जियांग से कहते हैं जियांग चलो जल्दी करो और इस पर अटैक करो, तुम वहाँ पर डर कर क्यों खड़े हो, तुम्हें इस लूजर से डरने की क्या जरूरत है, तुम्हारी वजह से जी फैमिली का नाम बदनाम हो रहा है। जियांग अपने ग्रैंडफादर के ऑर्डर सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अब मैं क्या करूँ, अब मुझे इसके साथ फाइट करना ही पड़ेगी। जियांग कांपती हुई आवाज के साथ मिंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आकर खड़े होने की, मैं आज तुम्हें बहुत ही पीटने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देख रहा होता है उसी के सामने आंखों के सामने से ही मिंग गायब हो जाता है। देखने वाले सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वो लड़का कहाँ पर चला गया। मिंग अपने फ्लैश टैब को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उसके सामने आ जाता है और उसे नीचे की तरफ से एक जबरदस्त पंच मारता है। रेड सन से आए हुए दोनों जज भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक जज कहता है ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, हालांकि ये अपनी डिसाइपल ग्रेड की 5th लेवल पर है, लेकिन फिर भी ये अपनी की एनर्जी को रिलीज कर पा रहा है। मुझे लगता है कि अभी अभी इसने एक इल्यूशन स्किल को यूज किया है। दूसरे वाला जज उसे कहता है उसने किसी इल्यूशन मैजिक को यूज नहीं किया, बल्कि उसने वाकई में अपनी की पावर को रिलीज किया है। इसके स्किल को देखने के बाद मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे ये एक लेवल 5 का नहीं बल्कि लेवल 9 का डिसाइपल ग्रेड का है। नेक्स्ट सीन फिर से अरीना का दिखाया जाता है। मिंग उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। जियांग पीछे की तरफ गिरने लगता है। उसी वक्त उसके फादर अरीना में उतर आते हैं और अपने बेटे को गिरने से बचा लेते हैं, लेकिन उनका बेटा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जियांग के डैड उसे कहते हैं कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर अटैक करने की, लगता है कि तुम हम लोगों से छुपकर कहीं पर जाकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते रहे हो, इसी वजह से तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हो। मिंग उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है बूढ़े खुसट कहेंगे, हालांकि तुम मेरे अंकल हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फाइट करने के लिए चैलेंज जरूर करता, लेकिन इस कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम अपने आप को इतना बड़ा बेशरम साबित करो और कहो कि तुम 18 साल से कम उम्र के हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ फाइट करने को तैयार हूँ। जियांग के डैड भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जबकि देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मिंग तो वाकई में एक जीनियस बन गया है, इसने सिर्फ एक ही पंच को यूज करते हुए जियांग को हरा दिया। ग्रैंडफादर जिंग से कहते हैं तुम्हें इस लड़के को हराना ही होगा, अब ये हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है। ग्रैंडफादर अपने पास से एक छोटी बॉटल निकालते हैं जिसके ऊपर रेज लिखा होता है। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं तुम्हें रेड सन सेक्टर का आउटर डिसाइपल बनना ही होगा, इसके लिए तुम्हें सारी कुर्बानियां देनी होंगी। उस बॉटल के अंदर एक रेज पील होती है। जिंग अपने ग्रैंडफादर से कहता है लेकिन ये तो एक रेज पील है, रेज पील को खाने से मेरी की पावर ट्रिपल हो जाएगी और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, 15 मिनट के बाद मेरी सारी की सारी मेरिडियंस कट हो जाएंगी और मैं जिंदगी में कभी भी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा। इस तरह तो मैं बिल्कुल एक लूजर बन जाऊंगा, बिल्कुल मिंग की तरह। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से इस रेज पील को खाओ और जाकर उस लड़के को डिस्ट्रॉय कर दो। जिंग आगे बढ़ता है और ग्रैंडफादर के हाथ से उस बॉटल को ले लेता है और कहता है ठीक है, जैसा आपने कहा है मैं वैसे ही करूंगा। जिंग अब काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो मिंग की तरफ देखकर कहता है तुम्हारी वजह से ग्रैंडफादर ने मुझे फोर्स किया है इस पील को खाने के लिए, हालांकि इस पील को खाने के बाद मैं डिसेबल हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। हानियों के डैड भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि मिंग इतना ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। हानियों के डैड अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, वो भी उनसे कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये मिंग है, मिंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। हानियों भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे इस लड़के के साथ शादी नहीं करनी, अगर मैं शादी करूंगी तो जीशेंग के साथ करने को तैयार हूँ जो कि मिंग के अंकल हैं, लेकिन वो 4 साल पहले फैमिली को छोड़कर एक सेक्टर के आउटर डिसाइपल बनने के लिए चले गए थे। हानियों के डैड से कहते हैं बेटा तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ये इतना ज्यादा वीक लग रहा है, लेकिन ये इतना भी वीक नहीं है,
मुझे तो ये लड़का जी शेंग से जरा भी वीक नहीं लगता। हानियो अपने डैड से कहती है, नहीं डैड, ये एक लूजर है, मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी, मैंने आपको पहले से बता दिया है, ये कभी भी जी शेंग से आगे नहीं निकल सकता। हानियो उन दोनों जजेस की तरफ देखती है और कहती है, ये लड़का रेड सन सेक्टर को ज्वाइन करने के सपने देख रहा है, मुझे इसके सपने को पूरा नहीं होने देना। वो कंपटीशन अभी चल रहा होता है, फिर सेकंड राउंड की बारी आती है, बहुत सारे कंपटीटर आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जबकि मिंग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। उन दोनों जजेस की नजर मिंग के ऊपर होती है। एक जज दूसरे को कहता है, ब्रदर हांग, तुम्हें क्या लगता है ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़का इस टूर्नामेंट को जीत पाएगा? हांग उसे कहता है, हाँ मुझे लगता है ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है, ये इस टूर्नामेंट को जीत सकता है। जबकि हानियो भी वहीं पर उन दोनों के पास आ जाती है और अपने चार्म्स को यूज करते हुए उन दोनों को बहलाने की कोशिश करती है। वो उन दोनों से कहती है, मेरा नाम हानियो वू है। ब्रदर हांग उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो उन दोनों से कहती है, जी फैमिली वाले और हमारी वू फैमिली वाले आपस में पार्टनर्स हैं, मैं यहाँ पर कंपटीशन को देखने के लिए आई हूँ। ब्रदर हांग उसे कहता है, मैंने नोटिस किया है कि तुम इस लड़के को बार बार देख रही हो, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? हानियो उनको सारी स्टोरी बता देती है कि इसका नाम मिंग है और इसके फादर एक किलर थे, उन्होंने मैपल लीफ सिटी के मास्टर हांग को मारा था, जिसके बाद इसके पेरेंट्स को मार दिया गया। ये भी अपने फादर की तरह बहुत ज्यादा बुरा है, इसने भी अपने क्लैन मेंबर्स के ऊपर अटैक किया और उन्हें बहुत ज्यादा पीटा। ब्रदर हांग उसकी सारी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है, अभी भी तुमने क्या कहा? क्या इसने मैपल लीफ सिटी के मास्टर हांग को मारा था? इसका मतलब इसके बाप ने मेरी फैमिली के किसी मेंबर को मारा था, मैं भी हांग फैमिली का मेंबर हूँ। हानियो उसकी बात सुनने के बाद अंदर से मुस्कुराना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी चाल काम कर रही है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 7 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूँ। तो गाइस, लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लेडी हानियो उन दोनों जजेस के पास जाती है। उन दोनों जजेस में से एक जज हांग फैमिली का एक मेंबर है। लेडी हानियो जाकर उन्हें मिंग के फादर के बारे में बताती है कि मिंग के फादर ने क्या किया था। वो एक किलर था और उसने हांग फैमिली के एक बंदे को मार दिया था। जबकि हांग फैमिली वाला वो जज बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, तो इसका मतलब ये लोग कातिल हैं, इनने हमारी फैमिली के किसी मेंबर को मारा है। वैसे लेडी हानियो को इस बारे में पहले से पता था कि ये जज हांग फैमिली से है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने नाटक करते हुए कहती है, क्या वाकई में तुम भी हांग फैमिली से हो? इस बारे में नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे सामने ये बात कभी नहीं करती। क्या तुम भी मैपल लीफ सिटी की हांग फैमिली से ताल्लुक रखते हो? वो जज उसे कहता है, नहीं, मैं मैपल लीफ सिटी से नहीं हूँ, बल्कि मैं एंसेस्ट्रल क्लैन से हूँ। मैपल लीफ सिटी वाले भी हमारे बहुत ही खास रिश्तेदार हैं। अगर इसके फादर ने वाकई में हमारी हांग फैमिली के किसी मेंबर को मारा है, फिर तो मैं इस लड़के को नहीं छोड़ने वाला, मैं इस लड़के को अपने हाथों से मार डालूंगा। उसकी ये वाली बात सुनने के बाद लेडी हानियो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, इस लड़के को लगता है कि ये रेड सन सेक्टर में ज्वाइन हो सकता है, लेकिन अब तो इसके चांसेस खत्म हो गए हैं। साथ ही नेक्स्ट सीन अरीना का दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे मैचेस खत्म हो चुके हैं और अब लास्ट मैच की बारी है, जो कि जिंग और मिंग के दरमियान में होने वाला है। वहीं पर अरीना के कॉर्नर पर जिंग को दिखाते हैं, जो कि अपने हाथ में रेज पील को लेकर खड़ा होता है। वो उस रेज पील को खा लेता है। जैसे ही जिंग उस रेज पील को खाता है, उसकी सारी की पावर ट्रिपल हो जाती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिंग अरीना के कॉर्नर से निकलकर बाहर आता है तो देखने वाले सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आज तो जिंग की एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, ये तो पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जिंग काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है और साथ ही वो कहता है, जीनियस मिंग, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जबकि लेडी हानियो भी उसकी तरफ देखकर जल्दी से ये बात समझ जाती है कि इस लड़के ने रेज पील को खाया है। हांग फैमिली का जज अभी भी मिंग की तारीफ कर रहा होता है और वो कहता है, ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसके पास बहुत सारी पोटेंशियल है। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि ये रेड सन सेक्टर का आउटर डिसाइपल तो क्या इनर डिसाइपल भी बन सकता है, और वो भी कोई आम सा इनर डिसाइपल नहीं, बल्कि एक एलीट इनर डिसाइपल बन सकता है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि जी फैमिली वाले इसे आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे। हालांकि इस लड़के में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जी फैमिली वालों को इस लड़के से क्या प्रॉब्लम है? लेडी हानियो उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या वाकई में ये लड़का एक एलीट डिसाइपल बनने के लायक है? और साथ ही यहाँ पर हमें एलीट डिसाइपल्स के बारे में बताया जाता है। लेडी हानियो कहती है, रेड सन सेक्टर में 3 तरह के डिसाइपल्स होते हैं। एक आउटर डिसाइपल्स होते हैं जिनके पास बहुत ही कम इख्तियारात होते हैं, और फिर इनर डिसाइपल्स होते हैं जो कि एकेडमी की सारी चीजों को यूज कर सकते हैं, और फिर तीसरे नंबर पर आते हैं एलीट डिसाइपल्स। और ये एलीट डिसाइपल्स इतने ज्यादा स्पेशल होते हैं, यहाँ तक कि रेड सन सेक्टर के सारे एल्डर्स भी उनके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। इनर डिसाइपल बनने का मतलब है कि तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत ही आरामदायक गुजरने वाली है, तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं होगी। लेडी हानियो जज से कहती है, क्या वाकई में इस लड़की के अंदर एक एलीट डिसाइपल बनने की ताकत है? जज हांग उसे कहता है, मैं तो इस लड़के को देखकर ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी गलत इवैल्यूएशन नहीं की। मैंने जब भी कभी किसी के बारे में कोई बात की है वो बिल्कुल सही हुई है, लेकिन इस बात से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस लड़के ने हमारी हांग फैमिली के एक बंदे को मारा है, इसलिए
इसलिए मैं इसे कभी भी यहाँ पर पास नहीं करूंगा, मैं इसे यहीं पर मारने वाला हूँ। जैसे ये टूर्नामेंट खत्म होगा ये लड़का मेरे हाथों से मारा जाएगा। लेडी हानी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है, मैंने तो अपने हाथ से एक बहुत ही अच्छा मौका गंवा दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लड़का कितना ज्यादा स्पेशल है। हालांकि ये लड़का जब हम दोनों पैदा हुए थे उसी वक्त हम दोनों की फैमिलीज ने हम दोनों की एंगेजमेंट करवा दी थी और हम दोनों की शादी होने वाली है, लेकिन मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मैंने तो अपनी ही किस्मत को ठोकर मार दी है। जबकि उसके फादर भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं, लगता है कि मेरी बेटी वहाँ पर जाकर कोई जाल बुन रही है। वो इन दोनों जजेस का ध्यान भटका रही है ताकि वो मिंग के बारे में गलत फैसला करें। मास्टर वो सोच रहे होते हैं, जी हुई मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसी वजह से तो हमने अपने बच्चों की शादी तय की थी, लेकिन उसके मरने के बाद मैंने उसके बच्चे की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। मैंने उसके बच्चे की जरा भी केयर नहीं की। हालांकि जी फैमिली वाले उसे बहुत ज्यादा बुली करते थे, लेकिन मैं सिर्फ साइड पर खड़ा होकर ये सब कुछ देखता रहा। ये लड़का अभी मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है और उसका मुझसे नफरत करना जायज भी है। लेकिन साथ ही मास्टर वो कहते हैं, अगर मिंग मर जाता है तो इससे दोनों फैमिलीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जी फैमिली को भी और वो फैमिली को भी। नेक्स्ट सीन फिर से अरीना का दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंग अपनी पावर्स को रिलीज करता हुआ अरीना के सेंटर में आ जाता है, जबकि मिंग उसके सामने खड़ा होता है। जिंग उसे गाली देते हुए कहता है, तुम बहुत बड़े कमीने हो, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मिंग उसकी तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। और साथ ही हमें 6 महीने पहले का एक सीन दिखाया जाता है। ये सीन उस वक्त का है जब मिंग की मेरिडियंस को कट किया गया था। जिंग मिंग के पास आता है और अपने साथियों से कहता है, आगे बढ़ो और इसे पकड़ लो, और वो सारे आगे बढ़कर मिंग को पकड़ लेते हैं। जिंग अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करते हुए उसे कहता है, मेरे छोटे भाई क्या तुमने कभी इस बारे में सुना है? सियाने कहते हैं, जीनियस लोग इस दुनिया में ज्यादा अरसा तक जिंदा नहीं रह सकते और तुम भी एक जीनियस हो। मिंग उसे कहता है, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों कजिन्स हैं, तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों दुश्मन नहीं है। लेकिन जिंग उसकी बात नहीं सुनता और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी एनर्जी से एक बड़ा सा एक्स बनाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, इस बारे में तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, ये तुम्हारी सारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और यही वो वक्त था जब जिंग ने अपनी एक्स की पावर को यूज करते हुए उसकी मेरिडियंस को कट कर दिया था, जिसके बाद से उसे कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमारी स्टोरी यहीं से फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, वहीं पर एरिना के सेंटर में, जहाँ पर मिंग और जिंग एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने हैं। जिंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी एनर्जी की मदद से फिर से बड़ा सा एक्स बना लेता है। जिंग मिंग से कहता है, क्या तुम्हें याद है कि उस दिन मैंने कौन सी टेक्निक को यूज करते हुए तुम्हारी सारी मेरिडियंस को कट किया था? आज फिर से मैं उसी टेक्निक को यूज करने वाला हूँ, लेकिन आज के दिन मेरी स्ट्रेंथ तुमसे बहुत ज्यादा है। मिंग भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसे कहता है, मैं उस दिन को कभी भी नहीं भूलूंगा और ना ही उस स्पेशल टेक्निक को जो तुमने मेरे ऊपर यूज की थी। देखने वाली सारी जनता जिंग के नाम के नारे लगा रहे होते हैं और उसे कहते हैं, ब्रदर जिंग जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो। इस लड़के ने और इसके बाप ने हमारी फैमिलीज का नाम खराब किया है। जिंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक बड़ा सा एक्स बना लेता है और उसके स्पेशल मूव का नाम गोस्ट एक्स टू क्रैक होता है और वो अपने एनर्जी से बने हुए बड़े से एक्स के साथ मिंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अपना अटैक कर लेने के बाद जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो सामने मिंग नहीं होता, जबकि मिंग उसके पीछे खड़ा होता है। मिंग उसे कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? जिंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने एक बार तुम्हारी मेरिडियंस को कट किया था, मैं दोबारा भी ऐसा कर सकता हूँ। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। इस बार वो अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाता है और दोनों हाथों से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए डबल एक्स बना लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन मिंग फिर से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। मिंग क्योंकि यहाँ पर अपने फ्लैश टैप मूव को यूज कर रहा है, इसलिए उसकी स्पीड काफी ज्यादा है। वो बार बार उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, जबकि जिंग भी बार बार अपने एक्स से उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। जिंग के ग्रैंडपा भी ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और वो भी ये समझ जाते हैं अब जिंग के लिए इस फाइट में कुछ भी नहीं बचा। तो मिंग उसके अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज किए जा रहा है, लेकिन जिंग के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा। बहुत ही जल्दी उसकी मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और उसकी मेरिडियंस कट हो जाएंगी और वो जिंदगी में दोबारा कभी भी अपनी बॉडी को कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। तबकि जिंग के डैड भी इस बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये तो मेरे बेटे के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, मेरा बेटा बहुत ही जल्दी अपनी कल्टीवेशन को खो देगा। जिंग के डैड और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं थी कि मिंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब जबकि मिंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अगर इसे पता चल गया कि इसके मॉम डैड के साथ क्या हुआ था और इसने मुझसे बदला लेने की ठान ली, तो फिर मेरा क्या होगा? ये लड़का तो मुझे मार डालेगा। दोनों जज भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जज हांग कहता है, ब्रदर जरा गौर से देखो, ये लड़का जो फुट स्टेप्स को यूज कर रहा है, ये वाली टेक्निक तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। दूसरा जज उसे कहता है, हाँ तुम्हारी नजर बहुत ज्यादा तेज है, इस लड़के के पास जो फुटवर्क टेक्निक है वो तो हमारी रेड सन सेक्टर की मीटियोर फुटवर्क टेक्निक से भी ज्यादा बेहतर है।
मेरी तो इस लड़के में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इस लड़के के पास बहुत सारी स्पेशल ट्रिक्स हैं। जज हांग उसे कहता है इस लड़के के पास तो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। मैं नहीं चाहता कि ये लड़का इस फाइट में हार जाए। अभी तो मुझे देखना है कि इसके पास और कौन कौन सी स्पेशल स्किल्स हैं। नेक्स्ट सीन फिर से अरीना के सेंटर का दिखाया जाता है। जिंग अभी भी मिंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है और मिंग उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। देखने वाले भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मिंग तुम तो वाकई में एक लूजर बन चुके हो। अगर तुम एक मर्द हो तो बार बार डॉज करना बंद करो और उसके अटैक्स को डायरेक्टली फेस करके दिखाओ। तुम कितनी ही देर से इसके अटैक्स को सिर्फ डॉज किए जा रहे हो। चलो अब जल्दी करो, हमें एक रियल फाइट देखनी है। जबकि जिंग अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। उसकी आंखें भी फटने वाली हैं। मतलब कि सच्ची की फटने वाली नहीं है। बस ऐसे लग रहा है जैसे वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। जिंग मिंग से कहता है ये सारे लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम कितनी देर से मेरे अटैक्स को डॉज किए जा रहे हो। अगर तुम वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो फिर मेरे एक अटैक को बर्दाश्त करके दिखाओ। जिंग उसके ऊपर अटैक करता है। मिंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है और वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। दोनों के अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से एक जबरदस्त एनर्जी सर्ज निकलता है। लेकिन जैसे वहाँ से धुआं हटता है तो जिंग को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि मिंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया होता है। मिंग हंसते हुए उससे कहता है तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे अटैक को डायरेक्टली फेस नहीं कर सकता। मैंने तो तुम्हारे अटैक को रोक लिया। अब बताओ अब क्या करना है। देखने वाले भी सारे बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। मिंग ने मास्टर जिंग के अटैक को अपनी सिर्फ एक ही हाथ से रोक लिया। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। मिंग तो एक लूजर था। मिंग अपने हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जिंग से कहता है तुमने मुझे एक पंच मारा था। तुम्हारा एक पंच मेरे ऊपर उधार है। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा उधार चुका देता हूँ। और साथ ही वो अपने हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त घूसा मारता है जिसकी वजह से जिंग के मुंह से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और जिंग बेचारा पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है और गिरने के साथ ही उसका टाइम लिमिट भी खत्म हो जाता है। यानी कि उसने जो रेज पील खाई थी उसका टाइम खत्म हो जाता है। उसी वक्त उसके फादर भी नीचे जंप करके आ जाते हैं और आके अपने बेटे के पास बैठ जाते हैं। जिंग हारने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपने डैड से कहता है डैड इस कमीने ने मुझे हरा दिया और इसको हराने के चक्कर में मैंने अपनी मेरिडियंस को भी बर्बाद कर लिया है। अब मैं कभी भी जिंदगी में कल्टीवेट नहीं कर सकता। इस लड़के की वजह से मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। और साथ ही जिंग रोना शुरू कर देता है और कहता है मैं इस हार को मानने को तैयार नहीं हूँ। मिंग उसे कहता है मुझे पता है कि जब तुम अरीना में दाखिल हुए थे तुम्हारा इरादा यही था कि तुम इस फाइटिंग के दौरान मुझे मार डालोगे, लेकिन तुमने मुझे मारने के चक्कर में अपनी ही बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचा लिया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। और यही बार हमारी एपिसोड 8 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 09 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो एपिसोड 8 के एंड पे हमने देखा था मिंग और जिंग के दरमियान में फाइट हो रही होती है और मिंग अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए जिंग को हरा देता है। जिंग अरीना से बाहर जाकर दीवार के साथ गिरता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और साथ ही रेज पील को खाने की वजह से जब उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है उसकी मेरिडियंस उदबाउद कट हो जाती है। अब वो दोबारा कभी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। उसके डैड भी नीचे उतर आते हैं और कहते हैं लड़के तुम तो बहुत बड़े कमीने हो, तुम बहुत ही जालिम हो, तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे किया। मिंग उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है तुम लोग बहुत बड़े कमीने हो, मैं कमीना नहीं हूँ, तुम मुझसे भी बड़े जालिम हो। क्या तुम लोगों को जरा भी तरस नहीं आया था जब तुम लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मारा था। और साथ ही मिंग उसे कहता है यानी कि जिंग के डैड से कहता है क्या आजकल में मेरे डैड तुम्हारे सपने में आते हैं। सुनने वाले ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या जिंग के डैड ने जी हुई को मारा था, यानी कि मिंग के डैड को मारा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो दोनों तो आपस में भाई थे। जिंग के डैड चिल्लाते हुए उसे कहते हैं कमीने अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे बाप को हांग फैमिली वालों ने मारा था क्योंकि तुम्हारे बाप ने नशे की हालत में मास्टर हांग को मार डाला था। हम लोगों ने तुम्हारे बाप को नहीं मारा। मिंग उसे कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि ज़ेंग हुआंग को तुमने मारा था, मेरे डैड ने नहीं। मिंग उन सब से कहता है मुझे पता है कि तुम सब लोग बहुत बड़े कमीने हो। पहले तो तुमने मास्टर हांग को मार डाला, जब तुमने उसको मार डाला तो तुम्हें उनके बदले की वजह से बहुत ज्यादा डर था कि वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए तुमने वापस आकर सारी स्टोरी दादाजी को बताई और दादा उससे भी बड़ा कमीना था। दादा ने तुम्हारे साथ मिलकर मेरे बाप को बलि का बकरा बना दिया। तुम लोगों ने मेरे बाप को मारने के बाद हांग फैमिली वालों के सामने उसकी बॉडी पेश की और अपनी आप की जान बचा ली। दादाजी भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़के को तो सारी बात पता चल चुकी है। और साथ ही दादाजी भी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं और वो कहते हैं रेड सन सेक्टर के मैसेंजर्स अभी यहीं पर हैं, जल्दी से इसको चुप करवाना होगा वरना सभी को इस बारे में पता चल जाएगा। दादाजी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ जंप करते हुए उस पर अटैक करते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभी लोगों के सामने अपने अंकल की रेपुटेशन को खराब करने की। तुम उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, न सिर्फ उन पर बल्कि हमारी जी फैमिली पर। जैसे वो उस पर अटैक करते हैं मिंग वहाँ से साइड पर हो जाता है और उनके अटैक को अवॉइड कर लेता है, जबकि लोग
लोग भागना शुरू कर देते हैं। दादाजी अपने पंच से आधे अरीना को भी तोड़ देते हैं और उसे कहते हैं आज तुम यहीं पर मरने वाले हो, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। दादाजी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहते हैं चलो जल्दी से इस दुनिया को गुड बाय कह दो क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। लेकिन मिंग ऊपर की तरफ देखता है उन दोनों जजेस की तरफ और उन दोनों से कहता है योर एक्सीलेंसी, क्या आप यहाँ पर सिर्फ खड़े होकर ये सब कुछ देखने वाले हैं? ये बूढ़ा खूसट यहाँ पर आकर मुझ पर अटैक कर रहा है, जबकि इस टूर्नामेंट का रूल है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। मैंने तो सुना था कि रेड सन सेक्टर में बहुत ज्यादा कानून को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर तो आपकी आंखों के सामने मुझ पर अत्याचार हो रहा है। वो दोनों जजेस उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जज हांग सोच रहे होते हैं ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर है, ये यहाँ पर सभी के सामने हमें भी धमकी दे रहा है कि हम लोग नीचे उतरकर इसकी जान बचाएं। तो वो दोनों ही नीचे चले जाते हैं, जाकर मिंग के सामने खड़े हो जाते हैं और दादाजी से कहते हैं आप इस पर अटैक नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन को जज करने के लिए आए हैं और ये एक कंपटीशन है। अब जल्दी से नेक्स्ट बंदे को इस कंपटीशन के लिए बुलवाया जाए ताकि इस कंपटीशन को खत्म किया जा सके। आप प्लीज इस एरिना से नीचे उतर जाएं। ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं चलो फिर ठीक है, मैं नीचे उतर जाता हूँ आपकी क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मिंग वहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं उन सभी से कहता है तुम में से किसी में इतनी हिम्मत है जो यहाँ पर आकर मेरा मुकाबला कर सके, फिर जल्दी से ऊपर आ जाओ। वो सारे लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये लड़का तो जिंग को सिर्फ एक ही पंच में हरा सकता है, तो फिर हम लोग इसका मुकाबला कैसे करेंगे? जिंग तो हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, हम इसका मुकाबला नहीं करेंगे। वो सारे लोग अपनी हार मान लेते हैं। उन सभी की हार मान लेने की वजह से जिंग इस कंपटीशन को जीत जाता है। वो उन दोनों जजेस से कहता है ऑनरेबल जजेस, अब आप लोग फैसला करें क्या मैं वाकई में रेड सन सेक्टर को ज्वाइन करने के लायक हूँ या नहीं। जज हांग उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं बच्चे, तुमने इस टेस्ट को पास किया है, और साथ ही उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है। जज हांग उसे कहता है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर का एक स्टूडेंट बनने के बाद तुम बहुत ही आगे और महान मास्टर बनोगे। और साथ ही मास्टर हांग हंस रहे होते हैं क्योंकि वो अपने हाथ की मदद से मिंग के कंधे के जरिए से उसकी बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी को डाल रहे होते हैं। दूसरा जज अपने पास से एक टोकन निकालता है और मिंग की तरफ फेंकते हुए कहता है ये तुम्हारा टोकन है, ये हम लोग अपने रेड सन सेक्टर के आउटर डिसाइपल्स को देते हैं, तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर हमारे सेक्टर में आकर अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा और ये टोकन अपने साथ लेकर आना। मिंग उसके हाथ से वो टोकन ले लेता है और कहता है चलो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखने के बाद जनता बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है जी फैमिली वालों ने हर साल रेड सन सेक्टर को बहुत ही कीमती चीजें बेची हैं, बहुत ही कीमती तोहफे बेचते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी जी फैमिली का कोई कैपेबल बच्चा वहाँ पर जाकर स्टूडेंट बन सके। चाहे हमारी फैमिली का कोई भी लड़का उनका स्टूडेंट बनता, लेकिन मिंग को नहीं बनना चाहिए था। ये तो एक लूजर है, ये किलर का बेटा है, क्योंकि ये वाकई में अगर रेड सन सेक्टर का एक स्टूडेंट बन जाता है और ये कल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ये तो वापस आकर हम सबसे बदला लेगा। जिंग ग्रैंडफादर से कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर मारने वाले हो, मैं इस दुनिया को गुड बाय कह दूं, लेकिन मैं गुड बाय कहने वाला हूँ तुम सब लोगों को। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जाकर रेड सन सेक्टर का एक आउटर डिसाइपल बनूंगा। चलो आप जल्दी करो और मुझे गुड बाय बोलो क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी फैमिली का एक हिस्सा हुआ करता था। ग्रैंडफादर उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, जबकि उसका कजिन ब्रदर उसे कहता है ब्रदर शांत हो जाओ, अभी भी दोनों मैसेंजर्स यहीं पर हैं, इनके होते हुए हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। मिंग भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और अपनी उंगली के ऊपर अपने टोकन को घुमाते हुए उन सबसे कहता है चलो भी ठीक है, तुम सब लोग मुझे बाय नहीं बोलना चाहते तो फिर मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर मिंग उन सभी की आंखों के सामने से वहाँ से चला जाता है। दूसरे वाला जज हांग से पूछता है क्या तुमने अभी अभी अपनी नेगेटिव एनर्जी के साथ उसकी बॉडी के ऊपर अटैक किया था? जज हांग उसे कहता है हाँ मैंने उसकी बॉडी के अंदर अपनी नेगेटिव एनर्जी को छोड़ा है और बहुत ही जल्दी उसकी सारी की सारी मेरिडियंस कट हो जाएंगी, यानी कि वो एक डिसेबल पर्सन हो जाएगा, वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहेगा। और उसके बाद हम लोग उसका पीछा करेंगे और उसे ढूंढकर उसके सारे के सारे सीक्रेट्स उसे उगलवा लेंगे। नेक्स्ट सीन फिर से जी फैमिली के हाल का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सारे के सारे एल्डर्स दोबारा से इकट्ठे हो जाती हैं। जिंग को भी पट्टियों में लिपटाकर उन्होंने कुर्सी के ऊपर बिठाया होता है। जिंग के डैड कहते हैं डैड जरा मेरे बेटे की तरफ देखें। ग्रैंडफादर चिल्लाकर कहते हैं मुझे पता है मेरा पोता डिसेबल हो चुका है, ये कभी भी अपनी कल्टीवेशन को यूज नहीं कर सकेगा, तुम्हें इसके लिए रोने की जरूरत नहीं है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैंने इसको रेज पिल खिला दी, लेकिन रेज पिल खाने के बावजूद भी ये उस लूजर को नहीं हरा सका, ये इसी लायक है। ग्रैंडफादर का कजन ब्रदर उनसे कहता है ब्रदर अब हमें सिर्फ 2 काम करने हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं अब हमें 2 काम कौन से करने हैं? कजन ब्रदर कहता है हमें सबसे पहले मिंग को ढूंढना है और उसे मारना है, और दूसरा काम हमने ये करना है कि मिंग को मारने के बाद उसका सर काट कर मैपल लीफ सिटी चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर हांग फैमिली वालों के सामने पेश करेंगे और उन सबको ये कहेंगे कि ये लड़का भी अपने बाप की तरह तुम सब लोगों को मारने के लिए बदला लेने की भावना रखता था, इसीलिए हम लोगों ने इसको मारकर इसका सर काट कर तुम लोगों के सामने पेश किया है। इस तरह एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। मैपल लीफ सिटी की हांग फैमिली वाले भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और ऊपर से मिंग भी मर जाएगा। और ऊपर से दादाजी तो कमीनगी की हद कर देते हैं। दादाजी कहते हैं ठीक है आपने कुछ लोगों को बाहर भेजो और मिंग को ढूंढ कर लाओ, हम लोग ऐसा ही करेंगे। मिंग का सर काट कर हम लोग हांग फैमिली के पास लेकर जाएंगे। जियांग के डैड कहते हैं डैड मैंने अपने कुछ लोगों को पहले इस काम पर लगा दिया है, वो सारे लोग उसको ढूंढ रहे हैं। हमारे पास जो लेटेस्ट न्यूज है उसके मुताबिक हमें पता चला है कि वो जंगल की तरफ गया है। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं वो जंगल में क्या करने के लिए गया है? जियांग के डैड कहते हैं मुझे लगता है कि उसे इस बारे में पता है कि हम लोग उसका पीछा करेंगे
करेंगे या फिर उसे मारने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वो घर छोड़कर भाग गया है। वो जंगल की तरफ चला गया है। वो जंगल में जाकर किसी केव में छुप गया होगा, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने साथ कुछ ट्रेन कुत्ते लेकर जाएंगे जो कि उसे सूंघ कर निकाल लेंगे और हम लोग उसे ढूंढ कर मार डालेंगे। मिंग बेचारे की तो सारी की सारी फैमिली बहुत बड़ी कमीनी है। दादाजी उन्हें कहते हैं चलो फिर ठीक है, अपने लोगों को कुत्ते देकर बेच दो और उन्हें कहो कि उसे आज ढूंढ कर निकाले। आज रात तक वो मरना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो कल का सूरज देखे। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। वो दोनों जजेस जो कि कंपटीशन की बारी तो कह रहे थे कि वो बहुत ज्यादा जल्दी में है और उन्हें वापस जाना है, लेकिन वो दोनों भी अभी यहीं पर हैं और वो उसे ढूंढ रहे हैं। जज हांग कहता है अगर वो लड़का यहाँ पर कहीं पर छुपा होता तो हमें अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि 2 किलोमीटर की रेंज में हमारी तेज आंखें उसे ढूंढ सकती हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं वो कहाँ पर जाकर छुप गया है जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा। दूसरा जज उसे कहता है तुमने उसकी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी डाली थी, मुझे लगता है कि उसने अपना काम कर दिया होगा। वो बेचारा तो अब तक अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा होगा, क्योंकि उस बेचारे की मेरिडियंस कट हो गई होंगी। मुझे लगता है कि उसने किसी बहुत ज्यादा हिडन जगह में अपने आप को छुपा कर रखा होगा। हमें उसे ढूंढना होगा। चलो जल्दी से उसे ढूंढते हैं। लेकिन वहीं पर माउंटेन के ऊपर जंगल के अंदर उन्हें बहुत सारी लाइट्स नजर आती है। जज हांग उसे कहता है जरा सामने देखो, वहाँ पर कुछ लोग हैं। जी फैमिली ने तो अपने बहुत सारे लोगों को मिंग को ढूंढने के लिए जंगल में भेजा होता है। वो सारे मशाले लेकर उसको ढूंढ रहे होते हैं और वो सारे लोग बातें कर रहे होते हैं कि जिसे भी मिंग मिलेगा उसे बहुत सारा सोना मिलेगा, इसलिए जल्दी करो और उस कमीने लड़के को ढूंढो। जज हांग कहता है कि हम लोग अकेले नहीं है जो कि उस लड़के को ढूंढ रहे हैं। जी फैमिली वाले लोग भी उसको ढूंढ रहे हैं। चलो इन लोगों का पीछा करते हैं क्योंकि इनके पास स्निफर डॉग्स हैं। ये लोग बहुत जल्दी उसको ढूंढ लेंगे। वहीं पर उन सारे लोगों का एक कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है जैसे कि उसे किसी की स्मेल आ रही है। वो सब लोग एक केव के सामने जाकर रुकते हैं और वो कुत्ता भौंक भौंक कर उनको इशारा कर रहा होता है कि इसी केव के अंदर मिंग बैठा हुआ है। उनमें से एक मेंबर आगे बढ़ता है और एक जबरदस्त पंच मारते हुए एंट्रेंस के दरवाजे को खोल देता है और कहता है लगता है कि मिंग इसी केव के अंदर होगा, क्योंकि हमारे कुत्ते इसी केव के सामने आकर भौंक रहे हैं और इस केव का दरवाजा भी ब्लॉक है। लगता है कि मिंग अंदर है। उसके एंट्रेंस को खोलने के बाद वो सारे लोग जल्दी से अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे वो सारे लोग अंदर जाते हैं तो वो केव खाली होती है। मिंग अंदर नहीं होता। थोड़ी देर ढूंढने के बाद सामने एक पत्थर के ऊपर मिंग का कोट पड़ा होता है, लेकिन मिंग वहाँ पर नहीं होता। वो सारे लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मिंग ने तो हमें बेवकूफ बना दिया। उसके कोट की वजह से स्निफर डॉग्स हमें यहाँ पर लेकर आ गए हैं। जज हांग और दूसरा जज भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा ट्रिकी है, लेकिन फिर भी उसकी मेरिडियंस कट हो चुकी होंगी क्योंकि मेरी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर है। वो यहीं कहीं पर होगा, हमें उसे ढूंढना होगा। जबकि नेक्स्ट सीन जी फैमिली के घर का दिखाया जाता है। मिंग असल में माउंटेन एरिया में गया ही नहीं। मिंग अपनी जी फैमिली के घर में छुपा हुआ है। मिंग अपने घर में बैठा होता है जबकि उसके पास बिमिंग खड़ी होती है। बिमिंग ने अपने हाथ में उस सारी नेगेटिव एनर्जी को पकड़ा होता है। मिंग उसे कहता है ये क्या चीज है जो मेरे मुंह से निकली है? क्या यही वो चीज है जिसकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था? बिमिंग उस एनर्जी को अपनी हाथ की मदद से दबाती है जिससे वो एनर्जी हुबहू डिस्पर्स हो जाती है। वो उसे कहती है, बिमिंग मिंग को इस बारे में बताती है कि इसको जहरीली स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं। आम स्पिरिचुअल एनर्जी के मुकाबले में बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। जहाँ पर रेगुलर स्पिरिचुअल एनर्जी हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, यहीं पर ये वाली नेगेटिव एनर्जी ये हमारी बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये नेगेटिव एनर्जी जज हांग ने तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर की थी जब उसने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था। मिंग भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है लेकिन मैंने तो जज हांग के साथ कुछ भी नहीं किया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा? और यहीं पर हमारी एपिसोड 9 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपने ही घर में छुपा होता है, जबकि बिमिंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर से उस नेगेटिव एनर्जी को निकाल देती है और उसे बताती है कि जज हांग ने तुम्हारी बॉडी के अंदर इस नेगेटिव एनर्जी को डाला था। मिंग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है लेकिन मैंने जज हांग के साथ तो कुछ भी नहीं किया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा? लेकिन साथ ही मिंग को याद आता है कि जब मैं उस वक्त टूर्नामेंट में खड़ा था मैंने ऊपर की तरफ देखा था, लेडी हानियो उसके पास खड़ी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ लेडी हानियो ने किया है? फिर मिंग कहता है चलो छोड़ो, दफा करो, मुझे इस बारे में नहीं सोचना। मिंग बाहर गार्डन की तरफ देखता और कहता है यहाँ पर कोई भी नहीं है, सारे के सारे लोग माउंटेन की तरफ गए हुए हैं। मुझे लगता है कि वो केव तक पहुँच गए होंगे। अब जबकि जी फैमिली में कोई भी नहीं है जो कि उनको बचा सके, मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है मेरे पेरेंट्स की मौत का बदला लेने का। नेक्स्ट सीन जिंग के रूम का दिखाया जाता है। जिंग अपने बिस्तर पर बैठा होता है जबकि उसके फादर भी उसके पास बैठी होती है। जिंग चिल्ला चिल्लाकर कह रहा होता है मिंग तो एक लूजर था, मैंने उसकी मेरिडियंस को खुद कट किया था, लेकिन फिर भी वो कल्टीवेट कैसे कर सकता है? मैं एक कचरे के हाथों से नहीं हार सकता, मैं इस बात को नहीं मानने वाला। और साथ ही वो फिर से रोना शुरू कर देता और कहता है फादर मेरे साथ क्या हो गया? मैं एक लूजर कैसे बन सकता हूँ? मुझे तो एक ग्रेट डिसाइपल बनना था। और साथ ही वो गुस्से के साथ चिल्लाना शुरू कर देता है जबकि उसके फादर अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उसी वक्त खिड़की में उन्हें एक शैडो नजर आता है। वो कहते हैं कौन है वहाँ पर? जिंग अपने डैड से कहता है डैड वो मिंग है, मैंने उसको देखा है, वो मिंग ही है।
उसके डैड उसे कहते हैं मिंग तो इस वक्त जंगल में भाग गया है, वो तो अपनी जान बचाकर भाग रहा होगा, वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया होगा। जिंग अपने डैड से कहता है डैड मैं उसको कहीं से भी पहचान सकता हूँ, मुझे पता है वो मिंग ही है, कोई कचरा चाहे अंधेरे में ही क्यों न खड़ा हो, मैं उसे देखकर पहचान सकता हूँ। मिंग अपने डैड से कहता है फादर जाओ जाकर उस लड़के को मार डालो, मेरा बदला लो उससे। जिंग के डैड भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा पंप हो जाते हैं और वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकल आते हैं और मिंग का पीछा करते हैं। जैसे ही वो अपने शहर में बाहर निकलते हैं तो मिंग एक दीवार के सामने खड़ा होता है। जिंग के डैड बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे घर में आने की। ऊपर की तरफ जंप करते हुए मिंग के ऊपर पंच मारते हैं, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर पंच मारते हैं उनका हाथ उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। वो मिंग का एक शैडो क्लोन होता है, जबकि असली का मिंग उसके पीछे खड़ा होता है। वो पीछे वाली साइड से अपने बिलो पंच को यूज करते हुए जो उसने टेक्निक सीखी थी जिंग के डैड के ऊपर अटैक कर देता है। वो सिर्फ एक ही पंच मारता है जिससे वो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है। जिंग के डैड बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और कहते हैं ये कमीना तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया, इसकी स्ट्रेंथ तो हमारे फादर की जितनी हो गई है। मिंग उसे कहता है मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने चारे के तौर पर क्या पेश किया, तुम तो जल्दी से बाहर निकल आए मुझ पर अटैक करने के लिए, लगता है कि तुम लोग मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो। जिंग के डैड नीचे गिरे पड़े होते हैं। किंग अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है और उसके ऊपर मारने लगता है और उसे कहता है तुमने हांग फैमिली के मास्टर को मारने के बाद मेरे फादर को उनकी जगह पर बलि का बकरा बना दिया था, मैं अपने फादर की मौत का बदला तुमसे लूंगा, तुम्हें मारकर तुम्हारा खून बहाकर उनको बलि चढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो अपना पाँव उसके ऊपर मारने लगता है जिंग के डैड उसे कहते हैं मिंग बेटा मुझे मत मारना, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा था बल्कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे डैड को मारा था। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, उसने तुम्हारे डैड को मेरी वजह से नहीं मारा था, ना ही उसे कोई बलि का बकरा बनाया गया था, बल्कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे डैड को तुम्हारे तीसरे अंकल के लिए मारा था, जी शेंग के लिए। मिंग उससे पूछता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जी शेंग के साथ मेरे डैड की मौत का क्या ताल्लुक हो सकता है। जहाँ तक मुझे पता है अंकल जी शेंग तो पिछले 4 साल से हमारे क्लैन को छोड़कर चले गए हैं, वो तो एक बड़े सेक्टर के इनर डिसाइपल बन चुके हैं, फिर उनका मेरे डैड की मौत के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। जिंग के डैड उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है जी शेंग एक बड़े क्लैन का डिसाइपल सिर्फ ऐसे ही बन गया, नहीं ऐसे नहीं बना, तुम्हारे डैड की मौत के बाद ही उसे एक बड़े क्लैन ने अपने डिसाइपल के तौर पर सिलेक्ट किया था। उस बड़े सेक्टर की सिर्फ यही एक कंडीशन थी, उन्होंने कहा था कि वो हमारे जी शेंग को अपने इनर डिसाइपल के तौर पर सिलेक्ट कर लेंगे, बदले में हमें जी हुई को मारना पड़ेगा, यानी कि तुम्हारे डैड को मारना पड़ेगा। अगर मैंने उस दिन मास्टर हांग को नहीं भी मारा होता तब भी तुम्हारे दादाजी तुम्हारे डैड को मार डालते। मैंने गलती से मास्टर हांग को मार डाला, ये सिर्फ एक हादसा था, लेकिन तुम्हारे दादाजी को एक और वजह मिल गई थी तुम्हारे डैड को बलि का बकरा बनाने की। मिंग चिल्लाते हुए कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कैसे हो सकता है, किसी बड़े क्लैन वाले को मेरे फादर की जान क्यों चाहिए होगी। मिंग ग्राउंड में जोर से पैर मारता है और उसे कहता है चलो जल्दी से बताओ, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, मेरे डैड को क्यों मारा गया, जी शेंग को एक बड़े क्लैन ने ज्वाइन करने के लिए ऐसी शर्त क्यों रखी थी। जिंग के डैड उसे कहते हैं अच्छा ठीक है रुको रुको मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, तुम्हारे डैड को एक बहुत ही बुरी लत लग गई थी। हालांकि हमारे फादर इस बात के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं थे, लेकिन वो हाउटियान सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते थे क्योंकि वो एक स्काई कैप्टर बनना चाहते थे। तुम्हारे ग्रैंडफादर इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि तुम्हारे डैड हाउटियान सेक्टर को ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जी हुई को इस बात से नहीं रोका, उन्होंने उसे हाउटियान सेक्टर को ज्वाइन करने दिया ताकि वो एक स्काई कैप्टर बन जाए। और तुम्हारे ग्रैंडफादर ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने एक बार हाउटियान सेक्टर को ज्वाइन कर लिया तो बाकी के सारे सेक्टर उसके खिलाफ हो जाएंगे। मिंग उसकी ये वाली बात सुनकर और भी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है अब ये हाउटियान सेक्टर क्या है और ये स्काई कैप्टर क्या चीज है, इन सब चीजों को ज्वाइन करने की वजह से या फिर इस सेक्टर को ज्वाइन करने की वजह से मेरे डैड की मौत हो गई। मुझे इस सब मसले की समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहीं पर बिमिंग आती है और उसे स्काई कैप्टर और हाउटियान सेक्टर की हिस्ट्री के बारे में बताती है। आज से तकरीबन 10,000 साल पहले तक हमारा ये जो कॉन्टिनेंट है आज ये 5 डायनेस्टी में तकसीम है, लेकिन पहले ये सिर्फ एक ही डायनेस्टी हुआ करता था, इसके ऊपर सिर्फ एक ही एम्परर रूल किया करता था, वो एक फैमिली थी। इस पूरे कंट्री को डिवाइन डायनेस्टी कहा जाता था और उस वक्त डिवाइन डायनेस्टी वाले लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे, कोई भी उनके खिलाफ जाने को तैयार नहीं था, सभी लोग उनके सामने अपने सर झुकाते थे। लेकिन डिवाइन डायनेस्टी वाले अपने इस रौब और दबदबे को हमेशा के लिए कायम नहीं रख पाए। एक नए सेक्टर का जन्म हुआ जिसका नाम हाउटियान सेक्टर था। उनका मानना ये था कि सारे इंसान बराबर हैं, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, चाहे वो वीक हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो। उन्होंने डिवाइन डायनेस्टी के खिलाफ अपनी आवाज उठाना शुरू की। बहुत सारे लोगों ने इस सेक्टर को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ 500 साल के अरसे में उन्होंने पूरे के पूरे डिवाइन डायनेस्टी को हिलाकर रख दिया। स्काई कैप्टर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसे हाउटियान सेक्टर वालों ने बनाया था। इसके अंदर स्पेशल मेंबर्स को ज्वाइन करवाया जाता है और यही स्पेशल मेंबर्स होते हैं जिनको स्काई कैप्टर कहते हैं। इनका काम पनिशर का होता है। स्काई कैप्टर्स इन
इंसाफ करते हैं। जितने भी अमीर और बुरे लोग जो कि दूसरों पर अत्याचार करते हैं, सभी को ये लोग सजा देते हैं। इसी वजह से तो डिवाइन डायनेस्टी वालों को ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। डिवाइन डायनेस्टी के एम्परर तक जब ये बात पहुंची, एम्परर ने 1 बिलियन सोल्जर्स को इकट्ठा किया और फिर अपनी आर्मी को लेकर इन सब के ऊपर अटैक कर दिया और हाउटियन सेक्टर को सिर्फ एक ही फाइट में डिस्ट्रॉय कर दिया। हाउटियन सेक्टर को उन्होंने मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। डिवाइन डायनेस्टी वालों को तो ऐसा ही लगा था, लेकिन हाउटियन सेक्टर के कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, जो कि अभी भी छुपकर स्काई कैप्टर का काम कर रहे हैं। हाउटियन सेक्टर तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन डिवाइन डायनेस्टी के भी बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए, जहाँ तक कि एम्परर खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गए। एम्परर के जख्मी होने के बाद सारे लॉर्ड्स ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। सिर्फ 5 अलग अलग डायनेस्टीज बन गई। मिंग कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे लोग हाउटियन सेक्टर वालों से बहुत ज्यादा डरते हैं, इसी वजह से इन्होंने डैड को मार डाला, क्योंकि वो हाउटियन सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते थे। जिंग के डैड उसे कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जितने भी सेक्टर्स और क्लैंस हैं, वो सारे के सारे हाउटियन सेक्टर को बीस्ट की तरह मानते हैं, यानी कि उनको बहुत ही बुरा समझते हैं। और सभी सेक्टर में स्टूडेंट्स लेने के लिए एक कंडीशन लाजमी होती है, अगर आप लोग हाउटियन सेक्टर के किसी मेंबर को मार देते हो तो आपके एक स्टूडेंट को हम लोग अपनी फैमिली में ले लेंगे। मिंग और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम्हारे कहने का यही मतलब है कि दादाजी ने मेरे डैड को हाउटियन सेक्टर को ज्वाइन करने से नहीं रोका, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कल को वो इसकी बलि देकर अपने एक बेटे को बड़े क्लैन का इनर डिसाइपल बनवा सकते हैं। जिंग के डैड से कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक समझे हो। मेरे हाथ से जो हादसा हुआ था, यानी कि मास्टर हांग की मौत सिर्फ एक हादसा था, उस सब का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे दादाजी वैसे भी तुम्हारे डैड को मारने वाले थे। मिंग अपने अंकल को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता और कहता है, चलो मुझे जल्दी से बताओ ज़ीशेंग ने कौन से क्लैन को ज्वाइन किया है। जिंग के डैड उसे बताते हैं, उसने टियानी सेक्टर को ज्वाइन किया था। ऐसे तुम्हारे डैड मरे थे, तुम्हारे डैड की मौत के कुछ ही दिनों के बाद वो यहाँ से चला गया था। उसे वहाँ पर तकरीबन 4 साल हो गए हैं, अब तो वो उनका एक इनर डिसाइपल बन गया होगा। मिंग ने अपने अंकल को गले से पकड़ा होता है। उसके अंकल उसे कहते हैं, मैंने तुम्हें सारी बात बता दी है, तुम्हारे डैड की मौत में मेरा कोई भी हाथ नहीं था, अब प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। मिंग उसको नीचे की तरफ फेंक देता और कहता है, चलो फिर ठीक है। जिंग के डैड भी काफी खुश हो जाते हैं, चलो शुक्र है इसने मेरी जान बख्श दी। लेकिन साथ ही मिंग उसे कहता है, मुझे ये बताओ मेरी मॉम कैसे मरी, मेरे डैड को तो दादाजी ने मार डाला, मेरी मॉम की मौत कैसे हुई। जिंग के डैड उसे कहते हैं, जब तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे डैड को मारा तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी, क्योंकि वो तुम्हारे डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली। मिंग चिल्लाकर कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मेरी मॉम ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ही छोटा था। वो अपने एक छोटे से बच्चे को छोड़कर अपने प्यार की खातिर अपनी जान नहीं दे सकती, वो किसी की बीवी नहीं बल्कि एक माँ भी थी। मिंग उसे कहता है, चलो जल्दी से बको, मेरी मॉम की मौत कैसे हुई थी, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें जरूरी मार डालूंगा। मिंग ने अपना पाँव उसकी कमर के ऊपर रखा होता है और वो ऊपर से उसे दबा रहा होता है। उनके डैड उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी मॉम की मौत हमारे छोटे अंकल की वजह से हुई है, यानी कि जियोंग के डैड की वजह से, क्योंकि तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और जियोंग के डैड वो हमेशा तुम्हारी मॉम के ऊपर गंदी नजर रखते थे। तुम्हारे डैड की मौत के बाद तुम्हारी मॉम तुम्हें यहाँ से लेकर जाना चाहती थी, वो यहाँ से जी फैमिली को छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके साथ कोई न कोई हादसा हो सकता है, लेकिन जिले ने उन्हें रोक लिया। जियोंग के डैड ने तुम्हारी मॉम के साथ बदतमीजी की और उसका रेप करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी मॉम ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना सर दीवार के साथ मारकर खुदकुशी कर ली। मिंग से बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक जबरदस्त चीख मारते हुए अपना पाँव ऊपर उठाता है और उसे कहता है, तुम सब लोग अपने आप को इंसान कहते हो, और साथ ही उसके सर पे अपना पाँव मार देता है। मिंग कहता है, तुम सब लोगों ने मेरे फादर को मार डाला, मेरी मॉम का रेप करने की कोशिश की, मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा, मैं जी फैमिली के एक भी मेंबर को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना बदला लूंगा। वो उसके सर के ऊपर इतनी बार पाँव मारता है कि वहाँ पर ब्लड ही ब्लड हो जाता है, वो उसको मार देता है। जिंग के फादर यहाँ पर मर जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मिंग वाकई में पूरी की पूरी जी फैमिली को मार पाएगा और अपनी मॉम और डैड की मौत का बदला ले पाएगा या नहीं। इस एपिसोड का यहीं पर एंड करते हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।